अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर दोबारा से आप सभी लोगों का स्वागत है और अभिनंदन है। आज हम लोग डिसीजन मेकिंग पढ़ने वाले हैं और डिसीजन मेकिंग के अंदर किस किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, किस किस एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारी चीजें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं इस डिसीजन मेकिंग चैप्टर। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन। डिस्क्लेमर: द इमेजेस, टेक्स्ट एंड अदर मटेरियल्स यूज्ड इन आवर प्रेजेंटेशंस आर फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners. If you are the owner and have any concern or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the same. Thank you. तो सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने है। सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में समझते हैं कि आखिरकार ये चैप्टर है क्या। तो डिसीजन मेकिंग बेसिकली होता क्या है? जैसा कि नाम से पता चल रहा है, डिसीजन और मेकिंग का मतलब बनाना। आपका अपना डिसीजन बना, आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से कुछ कंडीशंस बताई जाती हैं। आपको उन कंडीशंस को देखते हुए डिसीजन लेना होता है कि क्या इसके अंदर सही है और क्या इसके अंदर गलत है। इसीलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया है डिसीजन मेकिंग। ये बेसिकली आईबीपीएस पीओ के अंदर, आईबीपीएस क्लर्क के अंदर भी क्वेश्चन कई बार देखने को मिल जाते हैं, लेकिन बहुत ही हल्के लेवल, बहुत ही इजी लेवल के मिलते हैं। लेकिन पीओ के अंदर अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको इसमें देखने। तो एसबीआई पीओ की बात कर लूं, चाहे आईबीपीएस पीओ की बात कर लूं, उन सभी के अंदर ये क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए। या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो है उसके अंदर भी आजकल डिसीजन मेकिंग आने लग गई है, लेकिन बहुत ही इजी लेवल की पूछी जाती है। तो है क्या, सबसे पहले हमें यह समझना है और उसके बाद हमें सॉल्यूशन पर बात करना। तो सबसे पहले तो यह समझिए कि आखिरकार इस क्वेश्चन में है क्या। बोला गया था कि रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आपको सबसे पहले ये जो इंफॉर्मेशन दी गई है, इस इंफॉर्मेशन को पढ़ना है और इस इंफॉर्मेशन को पढ़ने के बाद में जो भी सवाल पूछे गए हैं उन सवालों के आपको उत्तर देने हैं, आंसर। इसके अंदर सेट ऑफ क्वेश्चन होता है। सेट ऑफ क्वेश्चन का मतलब हो गया कि एक क्वेश्चन दिया जाता है और उस पर फिर 5 अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करने का तरीका रहता या पैटर्न रहता। तो बोला गया फॉलोइंग आर द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ इंटरप्रेटर इन डिफरेंट एम्बेसीज इन इंडिया। करना क्या है कि आप मान लीजिए कि किसी एक बहुत ही रेप्यूटेड पोस्ट पर आप एक बैठे हुए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, और आपको एम्बेसीज के अंदर, जो एम्बेसीज होती हैं अपनी, उसके अंदर इंटरप्रेटर की जो जॉब निकली हुई है और उसमें काफी लोगों ने फॉर्म भरा। तो आपके पास काफी सारी प्रोफाइल्स हैं। उन प्रोफाइल्स में से आपको ये सेलेक्ट करना है कि कौन सी प्रोफाइल एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग ठीक है, कौन सी सेलेक्टेड होनी चाहिए, कौन सी सेलेक्टेड नहीं होनी चाहिए। इन सभी चीजों के बारे में आपको यहां पर देखना। उसके लिए कुछ कंडीशंस बताई जाती हैं, उन कंडीशंस को ध्यान रखना। तो क्राइटेरिया क्या दिए हुए हैं वो समझिए। क्राइटेरिया ये है कि एक क्राइटेरिया दिया गया है, द कैंडिडेट शुड बी ग्रेजुएट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आज आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो जब कभी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं तो आप ये देखते होंगे कि पहले किसी भी जॉब का एक नोटिफिकेशन आता है, एक एडवर्टीजमेंट आता है, जिसमें लिखा होता है, सारी डिटेल्स उसमें दी होती हैं, किस दिन एग्जाम होने वाला है, मोड ऑफ एग्जाम क्या रहेगा, मोड ऑफ पेमेंट क्या रहेगा, किस तरीके से फॉर्म भरा जाएगा, उसकी इंपॉर्टेंट डेट्स से रिलेटेड क्वेरीज दी जाती हैं, आपकी एलिजिबिलिटी उसमें क्या है ये दिया जाएगा, जॉब प्रोफाइल के बारे में उसमें बताया जाता है, सैलरी डिस्क्लोज करी जाती है। ये बहुत सारी बातें एडवर्टीजमेंट में बताई जाती है। तब आप क्या करते हैं, उस एडवर्टीजमेंट को सबसे पहले पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद में फिर ये देखते हैं कि जो उस एडवर्टीजमेंट के अंदर मांगा गया है, जो एलिजिबिलिटी है, जो क्राइटेरिया है, क्या आप उसको फुलफिल करते हैं। तो आप अपनी क्वालिफिकेशंस देखते हैं, आप अपनी एज देखते हैं उसके अंदर,
और कोई स्किल्स पूछे जाते हैं तो वो आप इसके अंदर देखते हैं, तब आप ये मानते हैं कि हाँ ये सारी चीजें मेरे अंदर हैं, तब आप उस पर्टिकुलर एग्जाम का फॉर्म भरते हैं, यही तरीका अपनाते हैं। तो बिल्कुल वही चीज यहाँ पर है कि सबसे पहले यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया दिए, क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन, कि एक तरीके से जो एडवर्टीजमेंट निकाला गया कि ये इतनी इतनी चीजें तो चाहिए ही चाहिए। तो उसमें सबसे पहले ए नंबर पे दी हुई है कि द कैंडिडेट शुड बी ग्रेजुएट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। जो कैंडिडेट है वो एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना चाहिए, सबसे पहली रिक्वायरमेंट। दूसरी रिक्वायरमेंट ये है, ही और शी शुड बी 23 to 26 years of age as on 7th of March 2006। 7 मार्च 2006 को मद्देनजर रखते हुए या 7 मार्च 2006 को बेस वैल्यू मानते हुए या बेस डेट मानते हुए आपकी उस तारीख को, मतलब 7 मार्च को जो आपका डेट हो, जो आपकी एज होनी चाहिए वो 23 से लेकर के 26 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए, ना 23 से कम होनी चाहिए, ना 26 से अबव होनी, इन दोनों के बीच में होनी चाहिए। मतलब 3 साल का ये क्राइटेरिया है 23 से लेकर के 26। तो ये हो गई आपकी एज से रिलेटेड इसमें बात। फिर तीसरे नंबर पे बोला गया, द कैंडिडेट शुड हैव द एबिलिटी टू रीड, राइट एंड स्पीक इंग्लिश एंड हिंदी besides the foreign language to which he she has applied। अब तीसरे नंबर पे सी कंडीशन ये लगाई गई, द कैंडिडेट शुड हैव एबिलिटी टू रीड। एक कैंडिडेट के पास में या उस पर्टिकुलर कैंडिडेट के पास एबिलिटी होनी चाहिए रीड करने की। रीड का मतलब होता है पढ़ना, राइट का मतलब होता है लिखना, और स्पीक का मतलब होता है बोलना। ठीक है, रीड, राइट, स्पीक, ये तीनों क्वालिटी होनी चाहिए। और किसके लेकर के? इंग्लिश एंड हिंदी को लेकर के। बिसाइड्स द फॉरेन लैंग्वेज, और इसके अलावा फॉरेन लैंग्वेज भी टू विच ही शी हैज अप्लाइड। जिस लैंग्वेज के लिए वो अप्लाई कर रही है वो तो आनी ही आनी चाहिए। जैसे फॉर सपोज दैट आपने जर्मन के लिए मान लीजिए आपने अप्लाई किया, तो जर्मन तो आनी ही आनी चाहिए, क्योंकि वो तो है ही है, आपका काम ही है, इंटरप्रेटर का काम, समझ रहे हैं, जो बातों को कहीं ना कहीं इधर से उधर मोड ऑफ क्या कहते हैं, मीडियम को चेंज करके बात को एक तरफ से दूसरी तरफ पहुंचाता है। जैसे सपोज दैट एम्बेसी के अंदर अब कोई किसी दूसरे देश का कोई राजदूत है या दूसरे देश का कोई पर्सन है, वो XYZ कुछ भी अपनी बात अगर वहीं की कहना चाह रहा है, वो इंग्लिश हिंदी नहीं जानता है, तो वो जो बात बोल रहा है उस बात को आपको समझना है। सपोज दैट वो जर्मन बोल रहा है तो जर्मन आपको समझनी है, और उसी के अकॉर्डिंग जर्मन समझते हुए आपको उसे डिकोड करना है, और अपनी भाषा में इंग्लिश या हिंदी में अपने जो भी आपका कंसर्न्ड पर्सन है उस तक वो बात पहुंचानी। तो बेसिकली यही काम होता है कि कोई भी बात को ट्रांसलेशन करना, ट्रांसलेट करके बताना। अब इसके अंदर क्या हुआ, ही शी हैज अप्लाइड, ये इतनी चीजें होनी चाहिए, सी तक ये हो गया। इसके बाद बोला गया, द कैंडिडेट शुड हैव हिज हर ओन अकोमोडेशन, आइदर रेंटल और ओन इन दिल्ली। इसी के साथ साथ चौथी कंडीशन ये है कि दिल्ली के अंदर उस पर्सन का, एनसीटी दिल्ली के अंदर उस पर्सन का रेंटल या फिर खुद का आवास या फिर रहने की जगह उसके पास होनी चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि इनकी तरफ से रहने वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं रहेगी, आपको ये खुद ही अरेंज करना है, और एनसीटी दिल्ली के अंदर ही आप रहने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप फरीदाबाद में रहते हैं या दिल्ली एनसीआर में रहते हैं। एनसीटी का मतलब अलग हो गया, एनसीआर का मतलब यही अलग हो गया। अब एनसीटी दिल्ली का मतलब हो गया कि जो दिल्ली के अंदर आ रहा है, और एनसीआर के अंदर तो काफी बड़ा एरिया आ जाता है। उसके अंदर नोएडा भी आ जाता है, उसके अंदर गुड़गांव भी आ जाता है, उसके अंदर इधर फरीदाबाद भी आता है, उसके अंदर तो एक बहुत बड़ा एरिया कवर हो जाता है। अब ये नहीं है कि आप गुड़गांव रहते हैं या आप नोएडा रहते हैं या आप गाजियाबाद रहते हैं या फरीदाबाद रहते हैं, वहां से आप आ रहे हैं, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। आप एनसीटी दिल्ली के अंदर ही रेजिडेंट के तौर पे रहने चाहिए, आइदर इट इज अ रेंटल और योर ओन हाउस, इट डजंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
हिज हर केस इज टू बी रेफर्ड टू, इसके बाद बोला गया रेंटल और ओन इन दिल्ली। फिर बोला गया हाउ एवर इफ अ कैंडिडेट फुलफिल ऑल क्राइटेरिया एक्सेप्ट, अगर कोई भी पर्सन है, अगर वो सारे के सारे ये क्राइटेरिया को अगर फुलफिल करता है, ठीक है, कोई भी एक मान लीजिए एक्स पर्सन है, वो ग्रेजुएट भी है, उसकी उम्र मान लीजिए 25 ईयर्स की है, उसको लैंग्वेज भी तीनों आती हैं और उसको एक स्पेशल लैंग्वेज कोई जर्मन, स्पेनिश, फ्रेंच कोई भी आती भी है, इसी के साथ साथ वो दिल्ली के अंदर रहता भी है। अगर ये चारों क्वालिटी किसी के अंदर आती हैं तब तो ठीक है। अगर इन चारों में से कोई एक भी क्वालिटी ऐसी है जो कैंडिडेट के अंदर नहीं है, तो उसके लिए देखिए क्या बोला गया वो समझिए, फर्स्ट एंड सेकंड नंबर से यहां पर दिखाया गया। वो क्या है? एट डी, अगर डी में कोई कमी निकलती है, डी का मतलब हो गया उसका अकोमोडेशन ही होना चाहिए, एट डी बट ही शी हैज अकोमोडेशन आइदर रेंटल और ओन इन एनसीटी दिल्ली, हिज हर केस इज रेफर्ड टू द फॉरेन सेक्रेटरी। अब एक बात समझिए, उसके अंदर बोला गया था कि वो दिल्ली में रहता हो, लेकिन अगर मान लीजिए कोई एनसीटी दिल्ली के अंदर रह रहा है, बोला गया था ये एक्स पर्सन है, ये दिल्ली में तो नहीं रहता लेकिन ये दिल्ली एनसीटी के अंदर रहता है, तो उसका जो केस है वो फॉरेन सेक्रेटरी को क्या कर दिया जाएगा? रेफर कर दिया कि इट इज, ये जो केस है आपका बाकी सब फुलफिल कर रहा है लेकिन डी फुलफिल नहीं कर रहा है, इसलिए हम आपका ये जो केस है ये फॉरेन सेक्रेटरी को भेज रहे हैं। ये हो गया फर्स्ट नंबर। अब सेकंड क्या है? सेकंड लगाया गया बी के अंदर क्लॉज, क्या? एट बी बट हैज he she has a PG degree in any discipline, his her case is referred to personal assistant foreign secretary। अब इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए ऐसा मान लेते कि अगर कोई कंडीशन बी को अगर कोई फुलफिल नहीं कर रहा है, कंडीशन बी क्या है कि उसकी 23 से 26 के बीच में उम्र नहीं है, मान लीजिए 23 से कम है या 26 से ऊपर है, तो तब क्या करिए जाए? और लेकिन उस व्यक्ति ने पीजी कर रखा, वो पोस्ट ग्रेजुएट है, अब 23 से कम में तो नहीं होगा लेकिन आज 26 से ऊपर में जरूर कोई पोस्ट ग्रेजुएट हो जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं कि अगर कोई 27 ईयर्स का है, अब वो एज के अकॉर्डिंग तो क्राइटेरिया में नहीं आ रहा है लेकिन उसने पीजी कर रखा है, तब उस केस को क्या किया जाएगा? पीए पर्सनल असिस्टेंट फॉरेन सेक्रेटरी को ये रेफर कर दिया जाएगा इस केस को। तो बात समझ में आ गई? अगर दो के लिए क्लॉज लगाए गए हैं, एक डी की कंडीशन के लिए कि अगर कोई डी फुलफिल नहीं कर रहा है तो फॉरेन सेक्रेटरी के पास भेजना है, और अगर कोई बी फुलफिल नहीं कर रहा है तो उसे पर्सनल असिस्टेंट फॉरेन सेक्रेटरी के पास भेजना। फॉरेन सेक्रेटरी दोनों में ही है, उसमें डायरेक्ट फॉरेन सेक्रेटरी है और इसमें पीए लगा दिया गया कि पीए के पास भेजना है फॉरेन सेक्रेटरी। दोनों में मैटर अलग अलग, डी के लिए फॉरेन सेक्रेटरी और बी के लिए पर्सनल असिस्टेंट पीए फॉरेन सेक्रेटरी, ये चीज हो। अब ये यहां पर हो गई एक तरीके से आपका नोटिफिकेशन, जैसे एग्जाम कोई भी आया, कोई भी जॉब निकली तो उससे पहले जो नोटिफिकेशन आया, ये एक तरीके से आपका नोटिफिकेशन हो गया सबसे पहले। अब नोटिफिकेशन के बाद में अब कोई ना कोई कैंडिडेट उसमें फॉर्म भरेगा, फॉर्म भरने के बाद अब आपके पास अलग अलग प्रोफाइल्स आएंगी, तो अब आपको उसमें से मान लीजिए सेलेक्ट करना, तो अब आपके पास कोई प्रोफाइल आती है उसको समझ, बोला गया नाउ based on the given criteria and the information given below, you have to take decision in regard to each case. You are not to assume any information which is not available. आपको यहां पर क्या करना है कि अब किसी ना किसी कैंडिडेट की आपके सामने प्रोफाइल आएगी तो आपको ये डिसीजन लेना है कि क्या करना है, और आपको ये अजम्पशंस नहीं लगानी है, एज्यूम नहीं कर लेना है कि ये ऐसा हुआ होगा तो ऐसा हो जाएगा, नहीं, अजम्पशंस इसमें अलाउड नहीं, एज्यूम कुछ भी नहीं कर लेना है अनटिल उस क्वेश्चन के अंदर जब तक वो चीज क्लियरली डिफाइन नहीं की जा रही या क्लियरली मेंशन ना की।
तो इसीलिए आपको इसके अंदर अजम्पशंस या एज्यूमिंग जैसी कोई भी चीजें नहीं करनी। जितना दे रखा है, जितनी कंडीशन है, या किसी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा तो उसके लिए जो अपवाद लगे हुए हैं फर्स्ट और सेकंड, सिर्फ इन चीजों को ध्यान रखना है। अपनी तरफ से कुछ भी एड ऑन या रिमूव इसमें से नहीं करना। दोनों ही चीजें हैं, एड ऑन भी नहीं कर सकते और रिमूव भी नहीं। अब यहां से कैंडिडेटशिप शुरू होती है। तो कैंडिडेटशिप के अंदर आप देखेंगे यहां पर, अब यहां पर किसी ना किसी कैंडिडेट की आपके सामने प्रोफाइल है। तो कैंडिडेट कौन है? कैंडिडेट आई है एक श्वेता, यहां से शुरू हुआ। अब यहां तक तो एक तरीके से नोटिफिकेशन ही चल रहा था। अब यहां से यहां तक आपको ये पूरा का पूरा पढ़ना। बोला गया श्वेता सिंह, बोला गया था श्वेता सिंह इज अ हिंदी ऑनर्स ग्रेजुएट फ्रॉम हिंदू कॉलेज दिल्ली। इसने क्या कर रखा है? श्वेता सिंह ने हिंदी ऑनर्स कर रखा है, ग्रेजुएट। और कहां से ग्रेजुएट है? ये हिंदू कॉलेज से ग्रेजुएट है, जो कि दिल्ली के अंदर है। तो पहली कंडीशन ये थी कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए, कैंडिडेट शुड बी ग्रेजुएट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो ये ठीक है, मान लेंगे कि श्वेता सिंह जो है वो आपकी हिंदी में ऑनर्स में ग्रेजुएट है, हिंदू कॉलेज दिल्ली में। आगे बोला गया रिसेंटली शी हैज सेलिब्रेटेड 23rd बर्थडे ऑन 9th of January 2006। हाल फिलहाल में ही उसने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया था, 23वां बर्थडे सेलिब्रेट किया था, जो कि अभी 9 जनवरी 2006 को हुआ है। तो जब जनवरी में ये हुआ है तो फरवरी और उसके बाद ये मार्च, तो मतलब 23 साल की तो पूरी है, 2 महीने ऊपर और हो गए तो कोई परेशानी नहीं। बस 23 से कम नहीं होनी चाहिए थी, 23 से ऊपर होता या 26 से कम। तो इसीलिए ये जो बर्थडे वाला पॉइंट जो है इसका, या जो इसका एज वाला पॉइंट है, वो भी यहां से क्लियर हो। दो चीजें हो गई। इसके बाद बोला गया क्या? शी possesses हर ओन हाउस इन विकासपुरी दिल्ली। इसके पास खुद का घर है, ओन हाउस है, जो कि विकासपुरी दिल्ली के अंदर है। तो तीसरी कंडीशन ये भी थी कि उसका घर जो होना चाहिए वो दिल्ली के अंदर होना चाहिए, तो वे दिल्ली में इसका घर है। फिर बोला गया शी कैन स्पीक, राइट एंड रीड इंग्लिश, हिंदी एंड फ्रेंच इक्वली वेल। ये इंग्लिश, हिंदी और फ्रेंच को बोल भी सकती है, लिख भी सकती है और पढ़ भी सकती है, और सभी को बराबर ही। ऐसा नहीं होगा कि फ्रेंच थोड़ी कम आती है, इंग्लिश ज्यादा आती है, या इंग्लिश कम आती है, फ्रेंच ज्यादा आती है, या हिंदी कम आती है। कोई भी चीज कम या ज्यादा नहीं है, तीनों लैंग्वेज बिल्कुल इक्वली वेल है, बहुत ही अच्छी। तो इस तरीके से ये सारी आपको श्वेता सिंह के बारे में, इस कैंडिडेट के बारे में ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दी गई। अब आपको करना क्या है? आपने कहा कि सर यहां तक तो सारी बातें समझ में आ गई, बिल्कुल क्लियर है, लेकिन अभी तक ये समझ में नहीं आया कि अब करना क्या। अब करना ये है, वो मैं बताता हूं। करना ये है कि अब आपको ये देखना है क्या ये कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएगा। पहले ऑप्शन जैसे मैं आपको दूं, ऑप्शन सभी बाद में पढ़ेंगे। हो सकता है ये कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाए, ये सारी कंडीशंस को फुलफिल करता हो, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर होगा। हो सकता है कि कोई सी एक कंडीशन फॉलो ना कर रही हो, जैसे डी या बी तो हमारे लिए पहले ही अलग थे। अगर डी अगर नहीं कर रही है तो उसकी जगह पर जो बोला गया वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और अगर बी फुलफिल नहीं कर रही हो तो बी की जगह पर जो करने को बोला गया वो हो रहा है या नहीं। इस तरीके से इस तरीके के क्वेश्चंस को किया जाए। तो अब जैसे यहां पर सबसे पहला ऑप्शन क्या बोला गया कि इफ टू बी रेफर टू फॉरेन सेक्रेटरी, अगर ये जो मैटर है ये फॉरेन सेक्रेटरी को भेज दिया जाए। दूसरा है इफ टू बी रेफर टू पीए फॉरेन सेक्रेटरी, क्या ये मैटर पीए फॉरेन सेक्रेटरी को भेज दिया जाए। तीसरा है इफ डेटा इज इनएडुकेट, डेटा इज इनएडुकेट का मतलब हो गया डेटा अपर्याप्त है, आंसर नहीं दे सकते हैं। चौथा दिया है इफ टू बी सिलेक्टेड, मतलब ये लड़का या ये कैंडिडेट सेलेक्टेड हो गया। और पांचवा दिया गया था इफ नॉट टू बी सिलेक्टेड, इफ नॉट टू बी सिलेक्टेड का मतलब हो गया कि ये व्यक्ति सेलेक्टेड नहीं। इस तरीके से यहां पर आपको 5 ऑप्शंस, आपको ये देखना है
कि इन पांचों में से कौन सा आंसर इसके लिए सही है, कौन सा आंसर इसमें गलत है। तो क्वेश्चन को पहले समझिए, फिर उसके बाद एक एक बात को ध्यान से समझिए कि किस चीज के लिए बोला जा रहा है, किस चीज के लिए नहीं बोला जा रहा है, तब इस क्वेश्चन के आंसर की। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन था। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर टोटल 5 क्वेश्चन आपसे इसके अंदर पूछे जाए। तो पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर, देखिए एक बार कि क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। परफेक्ट। देखिए तो सबसे पहले ये आया था, आप सभी के सामने क्वेश्चन था, ठीक है। इसके लिए डी ऑप्शन इफ टू बी सेलेक्टेड बिल्कुल सही होगा, मतलब उसको सेलेक्ट किया जाए। इसमें जो कॉन्सेप्ट लगाया गया वो 23.2 अप्रोच लगाते हुए इसको किया गया है, और इसमें सही जवाब होगा ये। जैसे सबसे पहले यहां पर श्वेता की बात हुई, तो श्वेता की बात हुई पहले क्वेश्चन में, तो श्वेता के अंदर ये क्वालिटी भी है, वो बी को भी फुलफिल करती है, वो सी को भी फुलफिल करती है, वो डी को भी फुलफिल करती है। ये चारों ही क्वालिटियां इसके अंदर हैं, दैट मीन्स इसको सेलेक्ट किया जाएगा। तो डी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है, इफ टू बी सेलेक्टेड परफेक्ट आंसर है, राइट। भाई 4 क्वालिटियां बोली गई थी, वो चारों क्वालिटियां इस लड़की के अंदर है, कोई भी एक सिंगल चीज ऐसी नहीं है कि ये इसके पास नहीं है तो इसलिए इसको सेलेक्ट ना किया जाए। तो जब ऐसी कोई कंडीशन है नहीं तो इसलिए हम इसको रोक नहीं सकते, सिंपल सी बात है कि ये सेलेक्ट करनी ही पड़ेगी। तो इसके लिए डी ऑप्शन इफ टू बी सेलेक्टेड बिल्कुल सही है, परफेक्ट, राइट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये एक क्वेश्चन है ना, इसी पर ही अगले 5 क्वेश्चन पूछे जाने। तो दोबारा से ये जो ऊपर की स्टेटमेंट्स बोले गए या जो कंडीशंस बोली गई या ये जो फर्स्ट और सेकंड नंबर दिए गए, इनको दोबारा से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, नीड ही नहीं। आपको सिंपल क्या पढ़ना है, आपको सीधे जो भी कैंडिडेट आए, कैंडिडेट की सीधे आपको प्रोफाइल पढ़। अब आपको रूल्स पता है सिलेक्शन के, आप सपोज दैट एसएससी के चेयरमैन है या एसएससी के चेयरपर्सन है। अब आपको पता है कि किसी भी कैंडिडेट को चुनने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया आपको चाहिए। अब तो बस आपके सामने एक एक करके प्रोफाइल्स आएंगी अलग अलग लोगों की, और बस उन प्रोफाइल्स के आधार पे आपको चेक करना है कि कौन कैंडिडेट इसके अंदर एलिजिबल है, कौन एलिजिबल नहीं है, जो है उसका क्या करना है और जो नहीं है उसका क्या, ये चीज। तो अब इसमें जो नेक्स्ट प्रोफाइल आई वो आई है मिस अन्नू। क्या बोला गया समझिएगा, मिस अन्नू knows how to speak, write and read हिंदी, इंग्लिश एंड पुर्तगी। बोला ये गया है कि मिस अन्नू एक कैंडिडेट है जिनको बोलना, सुनना, स्पीक, राइट और रीड, ये तीनों ही क्वालिटियां इनके अंदर है, तीनों क्वालिटीज है इनके अंदर, और इनको हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है और पुर्तगीज भी आती है, स्पेशल लैंग्वेज जो हो गई वो भी आती है। तो ये क्राइटेरिया फुलफिल हो। फिर नेक्स्ट क्या बोला गया, शी ऑल्सो नोज हाउ टू हैंडल कंप्यूटर, उसको ये भी पता है कि कंप्यूटर्स को किस तरीके से हैंडल किया जाएगा। फिर बोला गया शी हैज डन GNIIT आफ्टर डूइंग हर ग्रेजुएशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, उसने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद में GNIIT से, शी हैज डन GNIIT आफ्टर डूइंग हर ग्रेजुएशन, GNIIT करा अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद में। आगे बोला गया फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। फिर बोला गया शी कैन अरेंज अ हाउस इन दिल्ली फॉर हर अकोमोडेशन, और वो अपना अरेंजमेंट जो है रहने का वो एक दिल्ली के अंदर किसी घर के अंदर कर सकते, मतलब कि वो अपने अकोमोडेशन का इंतजाम देख लेगी, कहीं पे वो अपना रुक लेगी, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं।
तो अब इसकी पूरी प्रोफाइल पढ़ने के बाद में क्या क्या समझ, सबसे पहले क्या ये ग्रेजुएट है? तो बिल्कुल है, बोला गया ग्रेजुएशन है। ठीक, उम्र, अब इसकी एज के बारे में पहली बात तो यहाँ पर कोई डिस्क्लोजमेंट नहीं किया गया, इसको क्रॉस मारिए। रीड राइट इंग्लिश फ्रेंच, बिल्कुल सही है, ये बात एकदम ठीक है। और ओन अकोमोडेशन की व्यवस्था होनी चाहिए, तो वो भी इसके पास है। अब इसके पास नहीं है तो क्या नहीं है? बी चीज। बी का मतलब क्या है कि इसके पास में उम्र का, इसके बारे में कुछ भी यहां पर नहीं दिया गया कि एज से रिलेटेड कोई चीज ही नहीं बताई गई कि इसकी एज आखिरकार है क्या। अब बाकी सबके सब चीज है इसके पास, लेकिन अगर बी नहीं है तो अब हम लोग इसके बी वाले कंडीशन को पढ़ते हैं, सेकंड जो दी थी, एट बी बट ही शी हैज, लेकिन उसके पास में पीजी डिग्री होनी चाहिए इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी डिसिप्लिन में अगर उसके पास पीजी की डिग्री है, इज हर केस टू बी रेफर टू द पर्सनल असिस्टेंट पर्सनल सेक्रेटरी। तो इसका मतलब उसका जो केस है वो पीए के पास जाएगा, पर्सनल असिस्टेंट के पास में, पीए ऑफ फॉरेन सेक्रेटरी। तो देखिए एक बार, करिए इस क्वेश्चन को, समझिए इस सवाल को। क्वेश्चन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, करने से भी ज्यादा जरूरी है समझना। तो देखिए एक बार कि क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए हमको इस प्रोफाइल के साथ। बहुत ध्यान से क्वेश्चन को करने की जरूरत, करें। सबसे पहले ये क्वेश्चन आया था आप सभी के सामने, इसमें सी ऑप्शन, इफ डेटा इज इनएडुकेट, बिल्कुल इसके लिए सही होगा, परफेक्ट आंसर होगा। इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज किया गया है वो 23.2 अप्रोच लगाते हुए इस क्वेश्चन को किया गया है, और ये बना है इसका डायग्राम। अब देखिए जरा, सबसे पहले इसके अंदर इसकी जो बोला गया था क्या कि ग्रेजुएट होना चाहिए, तो ये मिस अन्नू ग्रेजुएट है। फिर बी क्राइटेरिया के बारे में कुछ दिए नहीं था, इनकी एज के बारे में कुछ बताया ही नहीं। फिर सी क्राइटेरिया में बोला गया था रीड राइट स्पीक, तीनों क्वालिटियां हैं इनके पास में। और फिर डी के लिए बोला गया था अकोमोडेशन का अरेंजमेंट ये खुद कर ले। अब परेशानी आ रही है इनकी एज से रिलेटेड। अब एक बात समझिए, यहां पर डेटा इनएडुकेट इसलिए लगाया गया है, हमने अगर बोला था कि अगर बी चीज नहीं है तो इसका मतलब कि उसके लिए सेकंड कंडीशन वो फुलफिल करेगी, और पीजी डिग्री अगर उसने ले रखी है तो वो हम पीए फॉरेन असिस्टेंट के पास में भेज देंगे। लेकिन अब परेशानी ये है इसके अंदर कि इसमें ओवर एज वाला कोई सिस्टम नहीं, मतलब कि एज के बारे में कुछ बताया ही नहीं गया। अगर एक बात समझिए, अगर एज कम होती या एज ज्यादा होती तब तो हम उसे क्या करते, पर्सनल असिस्टेंट के पास भेजते। वो भी कब भेजते कि उसकी एज कम होती और ज्यादा होती, या तो कम या फिर ज्यादा, और उसी के साथ में उसने ग्रेजुएशन भी कर रखा होता। ऐसा नहीं है कि उसकी एक एज कम ज्यादा है और भेज दिया उसको पीए के पास में, नहीं, एज कम ज्यादा होनी चाहिए और साथ के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, तब ये बोला गया तो फिर आप पीए के पास में, पीए फॉरेन सेक्रेटरी के पास में भेज सकते। अब इस टेबल के अंदर क्या है, इस पर्टिकुलर टेबल के अंदर या इस मैटर के अंदर ये हो रहा है कि इसके एज के बारे में कोई डिस्क्लोजमेंट ही नहीं दिया है, एज के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन ही नहीं है। तो जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब इसे हम डेटा इनएडुकेट में डालेंगे कि हमारे पास डेटा अपर्याप्त है इस तरीके के कृत्य को करने के लिए या इस तरीके की चीज को समझने के लिए। तो इसीलिए इसका आंसर जो होगा वो आपका बनेगा सी ऑप्शन, डेटा इनएडुकेट। बिल्कुल सही, परफेक्ट आंसर, राइट आंसर सी ऑप्शन, बिल्कुल सही। ये हो गया। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, फिर दोबारा से वही है, सेम दिया हुआ है। सीधे आपके पास में प्रोफाइल आई है, प्रोफाइल आई है आपकी बार पिंकी, तो आपको पिंकी की प्रोफाइल को पढ़ना है। बोला गया पिंकी हैज डन हर ग्रेजुएशन, पिंकी ने क्या किया, अपना ग्रेजुएशन किया फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, उसने अपना ग्रेजुएशन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से किया है। हर डेट ऑफ बर्थ इज 9th of November 1979,
उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 9 नवंबर 1979 है। अब इसका मतलब ये हुआ कि जब डेट ऑफ बर्थ 1979 है तो यहां से आपको उसकी एज निकालनी पड़ेगी, और एज एज पर 7 मार्च 2006, 7 मार्च 2006 के अकॉर्डिंग निकालनी। इसके बाद बोला गया शी नोज हाउ टू स्पीक, राइट एंड रीड हिंदी, इंग्लिश एंड स्पेनिश। इसको स्पेनिश आती, इससे पहले वाले को पोर्तुगीज आती। तो इसको पता है, हिंदी, इंग्लिश और स्पेनिश के बारे में पता है ढंग से। फिर बोला गया हर ग्रैंडफादर ओन्स अ हाउस इन गाजियाबाद इन एनसीटी दिल्ली, और इसके ग्रैंडफादर ने एक घर ले रखा है जो कि गाजियाबाद में है, जो कि एनसीटी दिल्ली के अंदर आता है। फिर बोला गया शी कैन लिव विद हर ग्रैंडफादर ड्यूरिंग हर जॉब इन दिल्ली। जब वो जॉब करती थी या जॉब करती है, कुछ भी मान लीजिए, तब अपने ग्रैंडफादर के साथ में भी रहती। इस तरीके से यहां पर ये आपको सारी की सारी कंडीशन इसके बारे में बताई गई है, इसकी प्रोफाइल के बारे में बताई। अब आपको करना ये, सबसे पहले इसके अंदर अब ये देखना है कि ये कैंडिडेट सेलेक्ट हो पाएगा या नहीं हो। इफ इट इज टू बी रेफर टू द फॉरेन सेक्रेटरी, if to be referred to a PA foreign secretary, if data is inadequate, if to be selected, या फिर if not to be selected। देखिए सबसे पहले क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब, फिर इसके आंसर के ऊपर बात। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आप सभी के सामने दिया हुआ था। इसमें जो सही आंसर आ रहा है वो आंसर आ रहा है ई। ई का मतलब इफ नॉट टू बी सिलेक्टेड, इस लड़की को हम सेलेक्ट नहीं कर सकते या इस प्रोफाइल को सेलेक्ट हम नहीं कर सकते। इसमें जो कॉन्सेप्ट लगाया गया वो 23.2 अप्रोच लगा करके इस क्वेश्चन को किया गया है, और इसका सही डायग्राम बना है ये। अब आइए बात करते हैं पिंकी की। बोला गया था पिंकी हैज डन हर ग्रेजुएशन फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, तो ठीक है, ये ग्रेजुएट तो है, बिल्कुल सही है। हर डेट ऑफ बर्थ इज 9th ऑफ नवंबर 1979। इसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 9th ऑफ नवंबर 1979। तो इससे इसकी एज कितना हुआ? इसकी एज हो जाती है यहां पर 21 ईयर्स तो हो गए 2000 तक, और फिर उसके बाद में 21 ईयर्स के बाद में आज हमको इसमें किसके अकॉर्डिंग लेना था? 2006 के अकॉर्डिंग लेना था, तो 6 साल इधर हो गए, तो उधर हो गए 21 साल और इधर हो गए सीधे सीधे 6 साल। अब 21 और 6 कितना हो गया? 21 और 6 ये एक तरीके से हो गया 27, 27 ईयर। फिर उसकी आप 27 ईयर हो गया, इसका मतलब ये ओवर एज हो गई, एज इसकी ज्यादा निकल गई। फिर इसके बाद में बोला गया शी नोज हाउ टू स्पीक, राइट एंड रीड हिंदी, इंग्लिश एंड स्पेनिश। उसको ये तीनों चीजें आनी चाहिए, तो ठीक है, ये वाली तीनों चीजें उसको आती हैं लैंग्वेज से रिलेटेड। इसके बाद बोला गया हर ग्रैंडफादर ओन्स अ हाउस इन गाजियाबाद, उसके पास घर है जो कि एनसीटी दिल्ली के अंदर आता है। और एनसीटी के दिल्ली के अंदर आते आते एक और बात इसी के अंदर बोली गई, दिल्ली के अंदर आता है और वो उसी घर के अंदर लास्ट जॉब से वो उसी के अंदर ही रह भी रही है ना। ये देखिए बोला गया शी कैन लिव विद हर ग्रैंडफादर ड्यूरिंग द जॉब इन दिल्ली, तो इसका मतलब ये बात भी बात सही। अब तब भी इस कैंडिडेट को सेलेक्ट क्यों नहीं? अब इसके पीछे रीजन क्या? अब इसके पीछे रीजन ये निकल के आ रहा है, या इस व्यक्ति को सेलेक्ट इसलिए नहीं किया जाएगा इसके एज के क्राइटेरिया की, क्योंकि एज जो है वो इसकी क्या निकल रही है? एज जो है वो इसकी 26 से अबव निकल रही होनी चाहिए थी, 26 तक की, लेकिन ये 26 से ऊपर है 7 मार्च 2006 के अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस व्यक्ति की कैंडिडेट की जो प्रोफाइल है उसको हम लोग अभी फिलहाल में सेलेक्ट नहीं कर सकते। पिंकी के लिए ये वाली बात बोली गई थी, और इसके एज से रिलेटेड एज जो है वो इसकी एक तरीके से ओवर एज हो एट बी, बट ही शी हैज अ पीजी डिग्री
इन एनी डिसिप्लिन। अब इसी के साथ साथ एक और बात भी है कि चलिए अगर एज नहीं है, कोई बात नहीं, एज नहीं है, तो एज अगर नहीं है या ओवर एज है या आप एज से कम है, तो उस कंडीशन में बोला गया था कि आपके पास, क्या बोला गया था सेकंड वाले के अंदर, कि अगर आपके पास ये नहीं है तो बी में बोला गया था कि ही शी हैज अ पीजी डिग्री इन एनी डिसिप्लिन। अगर आपके पास पीजी डिग्री है किसी भी डिसिप्लिन में है तो चल जाएगा काम, कोई बात नहीं, पीजी डिग्री होनी चाहिए आपके पास में इन एनी डिसिप्लिन। हिज हर केस इज रेफर टू द पर्सनल असिस्टेंट, तो हम इसका केस जो है वो पर्सनल असिस्टेंट फॉरेन सेक्रेटरी को रेफर कर देते। लेकिन इसके पास में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री भी नहीं है, एक तो एज में ज्यादा, और बोला गया अगर एज में ज्यादा है लेकिन पीजी डिग्री है तब भी चल जाएगा, फॉरेन सेक्रेटरी के पास भेज देंगे, लेकिन इसके पास पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री नहीं है, तो इसीलिए इस कैंडिडेट को हम लोग सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो इसीलिए बोला गया इफ नॉट टू बी सेलेक्ट, सेलेक्ट नहीं हो सकती है ये, इसके लिए ई ऑप्शन बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है, राइट, बिल्कुल सही। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, सेम क्वेश्चन है फिर दोबारा से, बस क्वेश्चन के अंदर जो चेंजेस करे गए हैं वो नीचे जो सवाल पूछा गया होगा, जो नई प्रोफाइल आई होगी उसके बारे में। चलिए पढ़ते हैं एक बार नई प्रोफाइल को हम लोग। प्रोफाइल है किरण की। क्या बोला गया, किरण वाइफ ऑफ अजय, किरण जो है वो वाइफ है अजय की, एंड अ ग्रेजुएट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ये एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है, लिव्स विद हर हस्बैंड एट कमला नगर इन नॉर्थ, ये कमला नगर नॉर्थ साइड में जो पड़ता है दिल्ली के, वहां पर ये रहते हैं। इन देयर रेंटल हाउस, ये अपने रेंटल हाउस में रहते हैं जो कि कमला नगर दिल्ली के अंदर पड़ता है। शी हैज पास्ड हर पोस्ट ग्रेजुएशन इन हिस्ट्री, इसने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन पास कर रखा है हिस्ट्री में, इन February 2003, February 2003 में, एट द एज ऑफ 23 ईयर, और तब इसकी उम्र जो थी वो केवल 23 साल, 23 साल में इसने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया था हिस्ट्री में, और तभी इसने फरवरी 2003 में इसको पास कर लिया था, पोस्ट ग्रेजुएट हो गई थी। शी कैन स्पीक रीड राइट, स्पीक रीड राइट तीनों ही कला है इसके पास, मैथिली, हिंदी, इंग्लिश एंड नेपाली, ये 4 लैंग्वेजेस को एक तरीके से बोल सकती है, मैथिली, हिंदी, इंग्लिश और नेपाली, चारों। फिर बोला गया देयर लैंग्वेजेस नेपाली, मैथिली एंड भोजपुरी आर बीइंग स्पोकन इन नेपाल, और नेपाल के अंदर ये तीनों ही लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, नेपाली भी बोली जाती है, मैथिली भी बोली जाती है और भोजपुरी बोली। तो अब आपको ये देखना है कि क्या ये कैंडिडेट हम लोग सेलेक्ट कर पाएंगे, किरण को सेलेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यही आपको देखना। ऑप्शंस दिए गए थे, इफ रेफर टू द फॉरेन सेक्रेटरी, if to be referred to a PA foreign secretary, if data is inadequate, if to be selected और if not to be selected। देखिए एक बार क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब, फिर इसके आंसर के ऊपर बात करें। ये क्वेश्चन आप सभी के सामने दिया हुआ है, इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, इफ टू बी रेफर्ड टू पीए फॉरेन सेक्रेटरी, अगर ये पीए के पास भेजा जाए फॉरेन सेक्रेटरी के। इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज किया गया वो 23.2 कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए इस क्वेश्चन को किया गया है, और ये रही आपकी सारी की सारी इसकी क्राइटेरिया। क्या किरण जो है वाइफ ऑफ अजय हैड अ ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है कौन, किरण, बहुत अच्छी बात है। लिव विद हर हस्बैंड एट कमला नगर इन नॉर्थ दिल्ली, तो कमला नगर दिल्ली के अंदर ये रहती है, तो ये एक क्वालिटी थी कि दिल्ली के अंदर रहना चाहिए अकोमोडेशन का उसमें, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, तो बिल्कुल ठीक है, ये डी कंडीशन फुलफिल कर रही है। रेंटल हाउस में रहती है, कोई बात नहीं। शी हैज पास्ड हर पोस्ट ग्रेजुएशन इन हिस्ट्री इन February 2003, फरवरी 2003 में उसने
ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट कर लिया एट द एज ऑफ 23 ईयर, तब वो 23 साल की। शी कैन स्पीक, रीड, राइट एंड मैथिली, हिंदी और नेपाली, ये तीनों लैंग्वेजेस को भी बोल लेती है। देयर लैंग्वेजेस नेपाली, मैथिली, भोजपुरी आर बीइंग स्पोकन इन नेपाल, जो तीनों ही लैंग्वेजेस नेपाल के अंदर बोली जाती है। तो इसके पास सारी क्वालिटियां हैं। दूसरी क्वालिटी के बारे में एक बार बात करते हैं। दूसरी क्वालिटी है इसकी एज से। एक बार एज पर थोड़ा सा बात करते हैं। शी हैज पास्ड हर ग्रेजुएशन हर पोस्ट ग्रेजुएशन इन हिस्ट्री इन February 2003, फरवरी 2003 में उसने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन पास कर लिया था एट द एज ऑफ 23 ईयर्स, और उस टाइम पर उसकी एज जो थी वो 23 ईयर्स। कब कर लिया था? 2003 के अंदर। क्या कर लिया था? पोस्ट ग्रेजुएशन इसने कर लिया था अपना 2003 में, और तब इसकी एज जो थी वो 23 साल थी 2003 में। अब फरवरी, एक बात समझिए, फरवरी 2003 के अंदर एज है इसकी 23 ईयर्स। तो 2004 में कितनी हो जाएगी? 24। 2005 में कितनी हो जाएगी? 25। और फरवरी 2006 में कितनी हो जाएगी? 26 साल। और ये कब की बात है? ये है फरवरी की बात है। फरवरी 2006 में ही हो जाएगी 26 साल की। और ये नोटिफिकेशन आएगा जाकर के कब? मार्च में। तो मार्च में ये 26 प्लस निकल जाएगी, मतलब 26 से ऊपर हो जाएगी, 26 प्लस। अब जब कैंडिडेट 26 प्लस हो, मतलब ओवर एज हो, तो अगर अब इस पे कंडीशन कौन सी फुलफिल कर रहा है? बी कंडीशन में गड़बड़ है। अब बी के लिए क्राइटेरिया इधर दिया गया था आपको यहां पर, क्या कि एट बी, अगर बी नहीं है बट ही या फिर शी हैज ए पीजी डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, हिज केस इज रेफर टू द पीए फॉरेन सेक्रेटरी। अब यहां पर एक बात बोली गई कि अगर उसके पास में बी में कोई परेशानी आ रही है लेकिन उसके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, तो बोला गया कि उसने तो पीजी कर रखा है, हिस्ट्री में फरवरी में कर लिया था। तो फिर बोला गया कि अगर एज वाली कोई प्रॉब्लम है लेकिन उसने अगर पीजी कर रखा है तो आप उस केस को पर्सनल असिस्टेंट फॉरेन सेक्रेटरी को भेज सकते। तो इसीलिए इसमें बोला गया है बी ऑप्शन को, इफ इट टू बी रेफर टू द पीए फॉरेन सेक्रेटरी। तो इसीलिए इसका बी वाली कंडीशन को भी फुलफिल करना है। फुलफिल करते हुए हमने इसके केस को पीए फॉरेन सेक्रेटरी के पास में भेज दिया। तो अब पीए फॉरेन सेक्रेटरी देखेंगे, अगर उन्हें लगता होगा तो वो पास करेंगे, नहीं तो कोई बात। उस पर हमें जाना ही नहीं है कि ये पास हुई बाद में फेल हुई, बस हमें अपना काम करना था। हम जिस पोस्ट पर है, एक बात समझिए, हर एक प्रोफाइल का ना एक एक क्राइटेरिया होता है। किसी भी कंपनी में आप काम करें, कहीं पर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, तो आपकी जॉब का एक प्रोफाइल है। आपको बताया जाता है कि आपको ये काम करने हैं। अब आपका सिर्फ इतना काम था कि इसको शॉर्टलिस्ट करना है, और शॉर्टलिस्ट कर करके सपोज दैट कोई बकेट्स है, एक बकेट्स में सेलेक्टेड फाइल डालनी है, एक बकेट्स के अंदर नॉन सेलेक्टेड डालनी है, एक तीसरी बकेट है जिसके अंदर फॉरेन सेक्रेटरी को डालनी है, एक चौथी बकेट है जिसके अंदर पीए टू फॉरेन सेक्रेटरी को डालनी है। तो आपको तो बस ऐसे करके पेपर उठाना है, प्रोफाइल्स को पढ़ना है और फिर देखना है किस बकेट में डाली जाए। तो आपने देखा कि ये किस बकेट में जानी चाहिए? ये जानी चाहिए पीए टू फॉरेन सेक्रेटरी वाली बकेट में जाना चाहिए, तो उसमें आपने इसको डाल दिया। अब उसके बाद में क्या हुआ उससे आपको कोई मतलब इसमें नहीं होता। उस बकेट को फेंक दिया गया, उस बकेट को कुछ नहीं किया गया, वो बकेट आज भी वैसी की वैसी रखी है, उसका सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ इससे कोई मतलब। हमारा जो काम था वो इतना सा था कि इसको परफेक्ट बकेट के अंदर डाल, बस। हमने उसको परफेक्ट उसकी क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग, उसकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग, उसके एलिजिबल क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हमने उसको एक बकेट में डाल दिया। 4 तरीके की बकेट्स थी, तो चारों बकेट्स के अंदर हमने देखा कि जो प्रोफाइल जिस बकेट के हिसाब से सुटेबल हो रही है उसमें उसको डाले दे। आगे क्या होगा उससे हमें कोई मतलब नहीं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, रीना हैज डन हर ग्रेजुएशन फ्रॉम जबलपुर यूनिवर्सिटी
रीना ने अपना ग्रेजुएशन किया है कहां से? जबलपुर यूनिवर्सिटी। जबलपुर यूनिवर्सिटी कहां पर है? मध्य प्रदेश के अंदर है। शी कैन अरेंज हर अकोमोडेशन विद हर ब्रदर इन लॉ इन दिल्ली। वो अपना अकोमोडेशन जो है वो अपने ब्रदर इन लॉ के साथ में अरेंज कर लेगी और उसका ब्रदर इन लॉ जो है वो दिल्ली के अंदर है। फिर बोला गया हर डेट ऑफ बर्थ इज 12th ऑफ जनवरी 1983। उसका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 12 जनवरी 1983 डेट ऑफ बर्थ। अब इसके अकॉर्डिंग आपको इसकी एज निकालनी। आगे बोला गया शी कैन स्पीक मोर देन 2 लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग अ फॉरेन। उसको 2 लैंग्वेजेस आती है। शी कैन स्पीक मोर देन 2 लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग फॉरेन लैंग्वेज। इंक्लूडिंग फॉरेन लैंग्वेज का मतलब हो गया फॉरेन लैंग्वेज को जोड़ करके, फॉरेन लैंग्वेज और प्लस 2 लैंग्वेज और, इन सभी को वो स्पीक कर सकती है, मतलब बोल सकती है। अब इसमें ऑप्शंस दिए गए थे। पहला था इफ टू बी रेफर टू फॉरेन सेक्रेटरी। ये 5 बकेट्स रखी हुई हैं, पांचों बकेट्स में आपको इसकी प्रोफाइल डालनी। ये पेपर दिया था, पेपर को आपने पढ़ा, प्रोफाइल पढ़ी। अब ये देखना है कि ये कौन सी बकेट के अंदर इसको पेपर को डाला। तो पहली बकेट थी जिसमें लिखा था इफ टू बी रेफर टू द फॉरेन सेक्रेटरी। दूसरी बकेट में लिखा था इफ टू बी रेफर टू अ पीए फॉरेन सेक्रेटरी। तीसरी बकेट में लिखा था कि डेटा ही इनएडुकेट है, डेटा ही नहीं दे रखा है। चौथे में लिखा था इफ टू बी सिलेक्टेड, मतलब इसका सिलेक्शन होना चाहिए। और पांचवें में लिखा था इफ नॉट टू बी सिलेक्टेड, मतलब सिलेक्शन नहीं होना। तो अब आप इसके पूरा आपने इसके बारे में पढ़ लिया, इसकी पूरी प्रोफाइल आपने देख ली। अब आपको ये डिसाइड करना है कि इसके पेपर्स किस बकेट के अंदर डालने। डिसाइड करिए, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, फिर इसके सॉल्यूशन पर बात करें एक बार। तो सबसे पहले ये पूरा क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ था। इसमें सी ऑप्शन इफ डेटा इज इनएडुकेट बिल्कुल सही होगा, मतलब डेटा जो है वो हमारे पास अपर्याप्त है इसके अंदर। इसमें जो कॉन्सेप्ट लगाया गया वो 23.2 अप्रोच लगाते हुए इस क्वेश्चन किया गया है और ये बना है इसका फाइनल। अब समझते हैं जरा क्या बोला गया था। रीना हैज डन हर ग्रेजुएशन फ्रॉम जबलपुर यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश, तो उसके पास में ग्रेजुएशन की डिग्री, बहुत बढ़िया। फिर बोला गया शी कैन अरेंज हर अकोमोडेशन विद हर ब्रदर इन लॉ इन दिल्ली। वो अपने ब्रदर इन लॉ के साथ में रह लेगी जो कि दिल्ली में रहते हैं। तो इसकी डी प्रॉब्लम का भी समाधान हो। वेरी गुड। फिर बोला गया हर डेट ऑफ बर्थ इज 12th ऑफ जनवरी 1983। 12 जनवरी 1983 का इसका जन्म है। इसका मतलब आज की तारीख में ये 2006 में कितने साल की हो जाएगी? 17 साल उधर हो गए और 6 साल इधर हो गए। 17 और 6 कितना होता है? 23। तो ठीक है, एज तो इसकी सही है, तो एज वाला क्राइटेरिया भी ये फुलफिल करती है। बहुत सही। अब इसके बाद में बोला गया था शी कैन स्पीक मोर देन 2 लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग अ फॉरेन लैंग्वेज। फॉरेन लैंग्वेज को जोड़ते हुए और भी 2 लैंग्वेजेस जो है वो ये बोल ले। अब यहीं पर हो जाता है गलत। अब आप ये कहेंगे सर ये गलत क्यों हो गया? ऊपर हमको यही तो बोला गया था कि 2 लैंग्वेज आनी चाहिए और एक फॉरेन लैंग्वेज आनी चाहिए, तो इसको आती तो है, फिर भी हम इसको गलत क्यों कर रहे हैं? तो बहुत ही बारीक नजर से इस चीज को देखिए आप लोग। क्या लिखा था? शी कैन स्पीक। सिर्फ स्पीक शब्द बोला गया है इसके अंदर, और ऊपर क्राइटेरिया क्या था? रीड, राइट एंड स्पीक। लैंग्वेजेस की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लैंग्वेजेस के पास पर्याप्त है, फॉरेन लैंग्वेज भी है और 2 उसके पास वैसी लैंग्वेजेस भी हैं। लेकिन मैटर सिर्फ ये पड़ रहा है कि इसमें सिर्फ स्पीक लगा हुआ, मतलब सिर्फ के बोल पाती, बाकी लिख भी नहीं पाएगी और रीड भी नहीं कर पाएगी, ना पढ़ पाएगी और ना लिख पाएगी। इस बात का तो मतलब यही हो। तो स्पीक के साथ साथ अगर ये दोनों शब्द भी लगा दिए जाते, कौन से? रीड और राइट के,
तब कोई प्रॉब्लम नहीं होती, रीड और राइट भी लिखा था, तब ये प्रोफाइल 100% तौर पे सिलेक्ट हो जाती, या इसको हम लोग टू बी सिलेक्टेड वाले बकेट के अंदर डाल देते। लेकिन इसके अंदर दिया क्या है कि सिर्फ और सिर्फ स्पीक दे रखा है, बाकी रीड और राइट इसके बारे में नहीं। तो इसीलिए इस चीज को हम लोग सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए डेटा हमारे पास अपर्याप्त है। अपर्याप्त डेटा होने के कारण इफ डेटा इज इनएडुकेट है, तो इसके लिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है सी ऑप्शन, बिल्कुल सही, एकदम एप्रोप्रिएट, एकदम सही। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। अब अगला क्वेश्चन आया। अब इस पर भी सेम उसी तरीके से जैसे प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया था एम्बेसी वाला, बिल्कुल उसी तरीके से सेम ये XYZ कंपनी वाला है। इसके अंदर भी वही होगा। पहले आपको इस कंपनी की सारी शर्तों को समझ लेना है। सपोज दैट यू आर द HR, आप HR हैं इस XYZ कंपनी की, समझ लीजिए, मान लीजिए थोड़ी देर, और अब इस कंपनी के अंदर कोई रिक्रूटमेंट प्रोसेस चलने वाला है। आपको ये देखना है, आपके पास काफी सारी प्रोफाइल्स आई, और इन प्रोफाइल्स को ध्यान में रखते हुए आपको देखना है कि कौन कौन से इसमें क्या क्या लोग क्या क्या क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हैं। अगर क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो आपको कौन से ऑप्शन को टिक करना है ये आपको पता हो। बोला गया स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली टू आंसर दीज क्वेश्चन। क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को ध्यान पढ़ें। Following are to be conditions stipulated by XYZ company for recruitment of trainees engineer। एक XYZ कंपनी ने कोई एक रिक्रूटमेंट निकाला, और उसके अंदर जो रिक्रूटमेंट निकाला है वो ट्रेनीज इंजीनियर के लिए निकाला गया है। और ट्रेनीज इंजीनियर के लिए जो भी कंडीशंस दी गई हैं उसके आधार पे आपको इन्हें सेलेक्ट। तो सबसे पहले द कैंडिडेट मस्ट, कैंडिडेट के पास में क्या होना चाहिए। तो ये ABCD ये चार आपको लेटर्स दिए गए हैं, चारों कंडीशंस दी गई हैं। पहली कंडीशन है बी एन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट विद एटलीस्ट 60% मार्क्स। मतलब कि उसके पास वो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होना चाहिए और कम से कम 60% उसके पास मार्क्स। पहली कंडीशन तो ये है, 60% नंबर और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होना, पहली चीज। दूसरी चीज क्या बोली गई, बी नॉट लेस देन 21 ईयर एंड नॉट मोर देन 25 years of age as on 1 May 2006। 1 मई 2006 को जब मैं गणना करता हूं इस बात की, तो 1 मई 2006 को इस बच्चे की उम्र, इस पर्टिकुलर पर्सन की उम्र, या कोई भी XYZ जिसको आप रिक्रूट कर रहे हैं उसकी उम्र 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 25 साल से उसकी एज ज्यादा नहीं, मतलब 21 से लेकर के 25 के बीच में होनी। ये दूसरी कंडीशन हो गई। और एज एज ऑन 1 May 2006, कभी भी जब आप कभी भी फॉर्म भरते होंगे तो फॉर्म में आप लोग इस चीज को देखते होंगे कि एज का क्राइटेरिया दिया जाता है कि इतनी एज आपके पास होनी चाहिए, या इस एज से इस एज के बीच में आपका एज होनी चाहिए, एज ग्रुप ये होना चाहिए, ये बताया जाता है। फिर एज रिलैक्सेशन दी जाती हैं कि अगर कोई पर्टिकुलर किसी उससे आता है, कम्युनिटी से आता है, कोई SC है, ST है, OBC है, तो उसको इतना रिलैक्सेशन दिया जाता है। ये अधिकतर जितने भी आप लोग नोटिफिकेशंस पढ़ते होंगे गवर्नमेंट एग्जाम के, उसके अंदर ये आपको देखने को मिल भी जाता है। इसके बाद बोला गया हैव पासेस द सिलेक्शन टेस्ट विद एटलीस्ट 55%। अब इसके पास में क्या होना चाहिए, इसके पास में ये पास होना चाहिए। ये पास करे कौन सा सिलेक्शन टेस्ट, जो भी सिलेक्शन के लिए ये लोग टेस्ट करवाएंगे वो ये बच्चा पास करे विद एटलीस्ट 55% मार्क्स, 55% नंबरों के साथ। ये हो गई तीसरी कंडीशन कि जो हम लोग एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे रिक्रूटमेंट के लिए
उस एग्जाम के अंदर एटलीस्ट 55% नंबर आने चाहिए। ये हो गई तीसरी कंडीशन के अंदर। चौथी दी गई थी, बी विलिंग टू पे अ डिपॉजिट ऑफ 50,000 टू बी रिफंडेड ऑन द कंप्लीशन ऑफ ट्रेन। फिर बोला गया कि और चौथी कंडीशन ये है कि उसके पास उसको 50,000 रुपए हमें डिपॉजिट करने हैं, कंपनी को डिपॉजिट करने होंगे, जो कि रिफंडेड अमाउंट है। और ये कब रिफंड होगी? आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग। जैसे ही ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी वैसे ही ये 50,000 का अमाउंट जो आपका डिपॉजिट है वो आपको रिटर्न कर। इस तरीके से ये आपको 4 कंडीशंस इसके अंदर समझाई गई हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि बतलाई गई। ये 4 कंडीशन आपको समझ में आ गई। अब इसके बाद आगे बोला गया, हाउ एवर इफ अ कैंडिडेट फुलफिल ऑल द अबव मेंशन क्राइटेरिया एक्सेप्ट। अब ये एक्सेप्ट के अंदर बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं। अगर कोई कैंडिडेट सारी चीजों को फुलफिल कर रहा है, ऊपर की चारों बातों को फुलफिल कर रहा है, तब तो वो सेलेक्टेड ही हो गया। लेकिन अगर ऊपर में से कोई भी ऐसी कुछ कंडीशंस हैं जिसको कोई फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो फिर उसके लिए हमने कुछ और नॉर्म्स भी बनाए। वो क्या है वो समझ। फर्स्ट दिया था एट ए, अगर मान लीजिए कोई ए कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा। कौन सी कंडीशन? एक ए के लिए दिया गया है और एक दिया गया डी के लिए। अगर कोई ए को फुलफिल नहीं कर रहा है, ए का मतलब कि उसके 60% मार्क्स नहीं है, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट नहीं है, तो ए above but has appeared to the last semester examination and has obtained an aggregate of minimum 65% marks in first 7 semesters, his her case may be referred to VP of the company. अब इस लाइन का मतलब क्या हुआ? इस लाइन का मतलब ये हुआ, अगर कोई इंजीनियरिंग ग्रेजुएट नहीं, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट का मतलब हो गया, ग्रेजुएट का मतलब कि वो ग्रेजुएशन उसका कंप्लीट हो गया, और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट का मतलब हो गया बीटेक कह सकते हैं। तो अगर किसी का कंप्लीट नहीं हुआ, और बीटेक टोटल 4 साल की हुई, तो 4 साल के अंदर 6 महीने के हिसाब से टोटल हो गए 8 सेमेस्टर। तो 8 सेमेस्टर्स के अंदर अगर किसी ने 7 सेमेस्टर्स अब तक दे रखे हैं और कोई लास्ट सेमेस्टर में अभी अपीयरिंग है, मतलब कि वो लास्ट सेमेस्टर में बैठने जा रहा है या अभी अपीयरिंग कर रहा है, लेकिन उसके आखिरी के लास्ट 7 सेमेस्टर्स जो देखे गए, 1 से लेकर के 7 सेमेस्टर्स जो था, 8th ही तो बचा है, 8 सेमेस्टर में है अभी कोई, लेकिन अगर उससे पहले के जो 7 सेमेस्टर जो कि वो ऑलरेडी दे चुका है, अगर उसके अंदर 65% मार्क्स आ रहे हैं, कितने मार्क्स आ रहे हैं? मिनिमम कम से कम 65% नंबर अगर आ रहे हैं, तो उसके केस को वीपी ऑफ द कंपनी को क्या कर दिया जाएगा? ट्रांसफर कर दिया। ये हो गई एक आपकी इसके अंदर कंडीशन। 65% नंबर 7 सेमेस्टर के अंदर अगर आए हैं, आखिरी सेमेस्टर में अभी आप अपीयरिंग हैं, तो फिर आपका केस वीपी ऑफ द कंपनी को भेज दिया। अब सेकंड कंडीशन पढ़ते हैं। सेकंड क्या है? एट डी, अगर कोई डी कंडीशन को फॉलो नहीं करता। अब डी कंडीशन क्या है? 50,000 रुपीज जमा करने हैं ट्रेनिंग के टाइम पर, above but in willing to pay an amount at least 25,000 and has obtained at least 70% marks at engineering degree, the case may be referred to the general manager of the company. अब क्या है? अब ये हुआ कि मान लेते हैं ए बी सी, ये 3 चीजें एक बच्चे के अंदर थी, किसी भी कैंडिडेट के अंदर थी सारी क्वालिटी, लेकिन एक ऐसा कैंडिडेट आया जो ये कह रहा है कि मैं 50,000 रुपीज मेरे पास नहीं है, मैं पैसे इतने नहीं दे पाऊंगा। तो तब उसके लिए उन्होंने एक संशोधन निकाला, एक अमेंडमेंट किया, क्या कि आपके पास 50,000 रुपीज नहीं है कि नहीं, तो आप एक काम करिए, तो आपकी इंजीनियरिंग डिग्री में नंबर कितने हैं? उसने कहा नंबर मेरे हैं 70%।
तो उसको ये बोल दिया जाएगा कि ठीक है, अगर आपके 70% नंबर है इंजीनियरिंग की डिग्री के अंदर, तो आप एक काम करें कि 25,000 रुपए जमा कर सकते। मतलब सिंपल सा हो गया कि अगर आपके पास में सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वैसे अब देखिए यहां पर 3 तरीके के परसेंटेज आ गए क्वेश्चन में। जो इन्होंने इंजीनियरिंग ग्रेजुएट मांगे थे उसके अंदर 60% मार्क्स मांगे। पहली चीज, अगर किसी के पास कोई परेशानी है तो फिर जैसे ये कंडीशन फॉलो नहीं कर पा रहा, 60% नहीं है, तो उसके लास्ट 7 सेमेस्टर्स के अंदर 65% नंबर आने चाहिए, 60 नहीं, 65%, 65% नंबर होने चाहिए 7 सेमेस्टर्स के अंदर। और तीसरे में क्या बोला गया? तीसरे में यह बोला गया है कि अगर कोई 50,000 रुपए जमा नहीं कर पा रहा है लेकिन उसके 70% नंबर है इंजीनियरिंग डिग्री के अंदर, पूरी इंजीनियरिंग डिग्री कंप्लीट के अंदर, 8 सेमेस्टर्स के कंप्लीट के अंदर उसके अगर 70% नंबर है, 70% नंबर है, दैट मीन्स आप 25,000 रुपीज देकर के भी इस ट्रेनिंग को कर सकते। तो इस तरीके से यहां पर, और उसमें तब भी आपको क्या करना है, आपको सिलेक्ट नहीं कर देना, आपको उस केस को जनरल मैनेजर ऑफ द कंपनी को ट्रांसफर कर। इस तरीके से यहां पर ये आपके सामने सारी की सारी कंडीशंस रखी। तो बात समझ में आई किस तरीके से, किस अप्रोच के साथ में इस क्वेश्चन को किया गया है, या किस अप्रोच के साथ में क्या क्या कंडीशंस ये बताई गई। अब ये जितनी भी कंडीशंस हैं, इन कंडीशंस को आपने एक बार पढ़ लिया और थ्रू आउट पढ़ लिया एक बार, अब ये सारी आपके दिमाग में होनी चाहिए। एक बात आप समझ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये आप एक भी कंडीशन बार बार भूल रहे हैं या बार बार इन कंडीशंस को पढ़ने की नीड पड़ रही है। नहीं, एक बार टाइम लगाते हुए चलिए, क्योंकि इस पर 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सोचिए इतनी ही बातों को अगर आप लोग 5 बार पढ़ेंगे तो कितना टाइम वेस्ट हो। तो इसीलिए एक एक लाइन को बहुत ढंग से समझते हुए, अंडरलाइन करते हुए और दिमाग में बिठाते हुए आपको जाना। क्या 60% बोला जा रहा है तो वो किस चीज के लिए है, 65% बोला गया है तो वो किस चीज के लिए है, 70% बोला गया है तो वो किस चीज के लिए। इन सभी बातों को आपको समझते हुए ही काम करना। और जब ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी, तब उसके बाद में अब एक एक करके आपके सामने प्रोफाइल्स आएंगी। तब आपको ये देखना है कि किस प्रोफाइल को किस बकेट के अंदर डाला। उस प्रोफाइल को वीपी ऑफ द कंपनी वाली बकेट में डाला जाए, उसको जनरल मैनेजर वाली बकेट में डाला जाए, उसको सेलेक्टेड वाली में डाला जाए, या फिर नॉन सेलेक्टेड में डाला जाए, या फिर डेटा इनएडुकेट में डाला जाए कि हमारे पास डेटा ही इसका कम आया। तो इस तरीके से टोटल 5 बकेट्स अब आपके सामने फिर दोबारा से रख दी गई हैं। सेलेक्टेड, नॉट सेलेक्टेड, डेटा इनएडुकेट, वीपी ऑफ द कंपनी, या फिर जनरल मैनेजर ऑफ द कंपनी। ये 5 बकेट्स रखी हैं। अब एक एक करके आपके सामने प्रोफाइल आएगी, आपको इन बकेट्स के अंदर उसे प्लेस कर देना। बस आपका काम सिर्फ इतना ही है कि आपको प्लेस कर देना है। उसके बाद उन प्रोफाइल्स का क्या हुआ, उनको सेलेक्ट किया गया, नहीं किया गया, फेंक दी गई वो प्रोफाइल्स, उससे आपको कोई मतलब नहीं। आपका काम सिर्फ इतना है कि उसको सही बकेट के अंदर डाल दें, ताकि वीपी ऑफ द कंपनी वाली बकेट को अगर हम लोग उठाते हैं तो हमें पता हो कि इसके अंदर कौन कौन से प्रोफाइल्स होंगी। अगर मैं जनरल मैनेजर वाली बकेट को ले रहा हूं तो मुझे पता है कि जनरल मैनेजर वाली में क्या क्या परेशानियां थी, किन किन प्रोफाइल में क्या क्या परेशानियां हैं, मुझे पहले से पता हो। ये इसीलिए इन बकेट्स के अंदर इनको अलग अलग प्लेस किया जाए। अब सपोज दैट अगर इन सभी को एक साथ रख दिया जाए, सभी प्रोफाइल्स को, तो बहुत ज्यादा काम नहीं पड़ेगा, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अब सपोज दैट किसी की ये सारी चीजें कोई फुलफिल कर रहा है, कोई सिलेक्टेड है कैंडिडेट, और उसको हम लें ऐसे ही सभी में डाले रहे, तो कभी वीपी उस चीज को देख रहा है, कभी जनरल मैनेजर उस चीज को देख रहा है। इस तरीके से क्या होगा, वर्कलोड काफी बढ़ेगा, कंफ्यूजन बना। तो अगर अलग अलग प्रोफाइल सारी अगर कर दी जाएंगी तो अपने आप हर एक को पता है कि कहां। जैसे आप लाइब्रेरी में जाते हैं, तो लाइब्रेरी के अंदर जब आप जाते हैं तो हर एक बुक जो है वो आपको पता है कि किस जगह पर।
आपको स्टोरीज पढ़नी है तो उन्होंने बता दिया ये सेक्शन बना हुआ है स्टोरीज का। आपने कहा कि मुझे जनरल नॉलेज से रिलेटेड बुक्स पढ़नी है तो उन्होंने कह दिया ये वाला आप रैक ले लीजिए, इसके अंदर जनरल नॉलेज से रिलेटेड किताबें हैं। आपने कहा मुझे ज्योग्राफी से रिलेटेड चीजें पढ़नी है, उन्होंने ज्योग्राफी की किताबें बता दी कि भाई इधर इस रैक में ज्योग्राफी की बुक्स रखी है। तो ये क्या है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं। वो लाइब्रेरी पूरी एक ही है लेकिन उसके अंदर अलग 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 रैक्स बना दी गई ताकि बुक्स का सिलेक्शन आसान हो। यही है मेन क्राइटेरिया। अब अगर ये अलग अलग बुक्स ना रखी जाए तो हमेशा ही लाइब्रेरियन को कंफ्यूजन बना रहेगा। लाइब्रेरियन से जाके कोई पूछेगा मुझे हिस्ट्री की बुक चाहिए, अब हिस्ट्री की बुक छानने के लिए इतनी सारी बुक्स को थोड़ी नहीं देखा जाएगा। लेकिन हाँ, अगर वो कॉलम वाइज, रो वाइज, रैक वाइज अगर कहीं पर मेंशन्ड है तो बहुत आराम से वो इशारा करके बता देगा कि आप राइट साइड में उधर लास्ट में चले जाइए, वहां पर हिस्ट्री की बुक्स रखी हुई है। तो ऐसे ही ये प्रोफाइल्स भी हैं कि इन्हें अरेंज करना है और अरेंज करके इनको सही बकेट के अंदर प्लेस करना ताकि सिलेक्शन उतना ही स्मूथली हो सके। अब पहला ऑप्शन इसमें दिया गया था इफ द कैंडिडेट इज टू बी सिलेक्टेड, पहला है इज टू बी सिलेक्टेड और ई है इज नॉट टू बी सिलेक्टेड। पहला सेलेक्ट और ई वाला नॉट सेलेक्ट। बी दे रखा था इफ केस इज रेफर टू द जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर को दिया जाए। सी दिया हुआ था अगर इन द केस इट इज टू बी रेफर टू द वीपी, अगर वीपी को भेजा जाए। और डी दिया गया था इफ द डेटा प्रोवाइडेड इज नॉट इनएडुकेट या एडुकेट टू टेक द डिसीजन। जितना डेटा दिया गया है किसी कैंडिडेट के बारे में, अगर उसके आधार पे आप कोई चीज डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब हो गया कि डेटा वो इनएडुकेट है, आपके लिए डेटा अपर्याप्त है, आप उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा। अब यहां पर एक एक करके प्रोफाइल्स आएंगी और हम लोगों को उसे पढ़ना। अब आगे बोला गया इसी के अंदर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस डिटेल्स ऑफ वन कैंडिडेट आर गिवन। अब आगे जो इंफॉर्मेशन दी जाएगी उसके अंदर एक कैंडिडेट के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दी गई है एज रिगार्ड्स हिज हर कैंडिडेटर। अपनी कैंडिडेटशिप को साबित करने के लिए उसने अपने ये प्रोफाइल दी है आपको। यू हैव टू रीड द इंफॉर्मेशन, आपको वो इंफॉर्मेशन पढ़नी है। प्रोवाइडेड एंड डिसाइडेड हिज हर स्टेटस बेसिस ऑन द कंडीशंस गिवन अबव एंड द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड। जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसके आधार पे आपको देखना है कि ये इसका क्या स्टेटस है और इस प्रोफाइल के साथ में क्या करना। यू आर नॉट टू एज्यूम एनीथिंग अदर देन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन के अंदर जितनी इंफॉर्मेशन दी गई है केवल उतनी ही इंफॉर्मेशन के हिसाब से आपको सोचना है। अपनी कोई भी अजम्पशन इसके अंदर नहीं फिट करनी कि ऐसा हुआ होगा या ऐसा हो सकता है या कर सकते हैं, ये ऐसे सकते वाली कोई कंडीशन इसमें नहीं आएगी। थ्रू आउट आपके पास सारी पता है आपको कि किस लोगों को सेलेक्ट करना है और आपके सामने प्रोफाइल, अपनी तरफ से कुछ लगाना नहीं है, ना एड ऑन करना है ना रिमूव, ना ही आप किसी की प्रोफाइल में कुछ जोड़ सकते हैं और ना ही किसी की प्रोफाइल में से कुछ घटा सकते हैं। जितना भरा हुआ है, जितना दिया गया है, उसी के आधार पे प्रोफाइल सेलेक्ट या फिर डिससेलेक्ट या जो भी एक्शन होगा वो लिया जाए। आगे बोला गया ऑल दीज केसेस आर गिवन टू यू एज ऑन 1 May 2006। ये जितने भी केसेस हैं ये आपको 1 मई 2006 को ये केसेस आपको प्रोवाइड कराएंगे। 1 मई 2006 के ही हिसाब से आपको एज भी देखनी है क्योंकि ऊपर बोला गया था कि 21 साल से 25 साल के बीच में होनी चाहिए एज पर या एज ऑन 1 May 2006। 1 May 2006 को मद्देनजर रखते हुए अब यहां पर सबसे पहली प्रोफाइल आती है किसकी? सचिन। क्या बोला गया? सचिन who has just completed 23 years of age, passed out degree in civil engineering with 70% marks। सचिन जो है वो who has just completed, उसने क्या किया है? अभी अपनी कंप्लीट करी है, जस्ट
कंप्लीटेड 23 ईयर्स ऑफ एज, उसने अपनी 23 साल की उम्र अभी कंप्लीट करी है। पास्ड आउट डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग, उसने सिविल इंजीनियरिंग करी है, पास्ड आउट कर लिया है, मतलब पास हो चुका है ऑलरेडी, वो कंप्लीटेड है उसकी इंजीनियरिंग विद 70% मार्क्स, और 70% उसके मार्क्स हैं। इसके बाद बोला गया ही हैज क्लियर द सिलेक्शन टेस्ट विद 61% मार्क्स, उसने क्या किया है, उसने जो सिलेक्शन टेस्ट हुआ था उसको भी उसने पास किया है और 61% मार्क्स के अंदर उसके आए हैं। He is willing to pay the amount of 25,000 only and will not be able to pay 50,000, और वो सिर्फ 25,000 रुपए जमा कर सकता है, वो 50,000 रुपए जमा नहीं कर सकता। ये उसने अपनी कंडीशन पहले ही बता दी, मैं 25,000 दे सकता हूं, मैं 50,000 नहीं। अब आपको ये जो इसकी प्रोफाइल है, अब इस प्रोफाइल को पढ़ते हुए, ऊपर की कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए, सबसे बड़ी बात है ऊपर की कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए और इसकी प्रोफाइल के साथ में देखना है कि क्या कर, तो ये डिसीजन तभी हो पाएगा इस प्रोफाइल के साथ में क्या किया जाए जब आपको ऊपर की कंडीशंस याद हो। तो एक एक करके देखते जाइए कौन कौन सी कंडीशन इसमें दे रखी हैं और कौन सी कंडीशन ये फुलफिल कर रहा है, उस पर ये राइट लगाते जाइए। आप बहुत अच्छा तरीका होता है, राइट लगाते जाइए और बस देखते जाइए क्या चीज फुलफिल हो रही है और क्या चीज फुलफिल नहीं हो रही। अगर सब कुछ फुलफिल हो जाए तो सेलेक्टेड में डाल दीजिए, फुलफिल नहीं हो पा रहा है तो कोई सा क्लॉज लग रहा होगा ए या डी में से, ए या डी में से कोई क्लॉज लग रहा है उसको फुलफिल हो पाए तो उसके अकॉर्डिंग एक्शन ले लीजिए। ए या डी में से कुछ नहीं हो पा रहा है, बी और सी में से कुछ ना कुछ है, तो फिर सिलेक्शन फिर नहीं हो सकता है, फिर आप इसको नॉट टू बी सिलेक्टेड में। ये पांचों ऑप्शंस आपके सामने हैं, एक बार देखिए क्या होना चाहिए इसके लिए सही। तो सबसे पहले ये आया था क्वेश्चन आप सभी के सामने, इसके लिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इफ द केस इज रेफर्ड टू द जनरल मैनेजर, अगर केस जो है वो जनरल मैनेजर को रेफर किया जाए तो। इसमें जो कॉन्सेप्ट लगाया गया वो 23.2 अप्रोच लगाते हुए इस क्वेश्चन को किया गया है और इसका सही डायग्राम बना है ये आपके सामने। क्या है, सचिन के लिए क्या बोला गया आइए समझते हैं। बोला गया था सचिन हु हैज जस्ट कंप्लीटेड 23 इयर्स ऑफ एज, पास्ड आउट डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग विद 70% मार्क्स, इंजीनियरिंग कर ली उसने, 60% उसके पास नंबर 60 से ऊपर है। फिर बोला गया ही हैज क्लियर द सिलेक्शन टेस्ट बाय 61% मार्क्स, 55 मांगे गए थे, 61 है, तो इसका मतलब ये भी इसका क्वालिफाइड है। फिर बोला गया ही इज विलिंग टू पे द अमाउंट ऑफ 25,000 ओनली एंड विल नॉट बी एबल टू पे 50,000। अच्छा, एज की अगर बात करी जाए तो बोला गया हु हैज जस्ट कंप्लीटेड 23 इयर्स एज, 23 ईयर एज कंप्लीट कर ली, तो एज का भी क्राइटेरिया फुलफिल करता है। बस लास्ट वाली डी चीज इससे कंप्लीट नहीं हो पा रही। डी चीज में बोला गया था कि आपको 50,000 रुपए जमा करने हैं, जो कि इसके पास नहीं है, ये 25,000 रुपए जमा कर सकते। अब इसके लिए एक कोई ना कोई क्लॉज हमने लगाया था, वो क्लॉज क्या था, यहां पर आइए पढ़िए। यह above but willing to pay amount at least 25,000 and has obtained at least 70% marks at engineering degree, डिग्री में इंजीनियरिंग डिग्री में उसको 70% नंबर मिले, क्या इसको 70% मिले हैं, बिल्कुल मिले। बस हो गया इसका काम। जी हाँ, तो अगर ये इसको मिला है द केस में बी रेफर टू द जनरल मैनेजर ऑफ द कंपनी, तो इसका मतलब इसके केस को जनरल मैनेजर को भेज दिया जाएगा। तो इसीलिए इसका बी ऑप्शन जो लगाया गया है बिल्कुल सही लगाया गया है। इस केस को हम लोग जनरल मैनेजर पर भेजेंगे या इस पर्टिकुलर प्रोफाइल को उस बकेट में डालेंगे जिसमें ये लिखा होगा रेफर टू द जनरल, जीएम के पास भेजा। बस इस तरीके से एक एक प्रोफाइल्स को आपको सेलेक्ट करना है
और क्वेश्चंस के आंसर। ये क्राइटेरिया इसमें बताया। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन फिर दोबारा से सेम ही है, बस प्रोफाइल चेंज करी गई है। अब प्रोफाइल आ गई है अंजलि की आपके सामने। सीधे आपको प्रोफाइल पढ़नी है और बातों का ऊपर का ध्यान रखिएगा जो ऊपर बातें बताई। अगली प्रोफाइल के बारे में बोला गया, अंजलि इज एन आईटी इंजीनियर। अंजलि जो है वो आईटी इंजीनियर है। पास्ड आउट इन 2003, 2003 में पास आउट है with 52% मार्क्स, 52% मार्क्स से। आफ्टर गेटिंग द इंजीनियरिंग डिग्री शी हैज डन एमबीए विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस। इंजीनियरिंग डिग्री कंप्लीट होने के बाद में उसने एमबीए किया है, वो भी किसके अंदर, फाइनेंस के अंदर। देन शी हैज क्लियर द सिलेक्शन टेस्ट विद 60% मार्क्स। उसने सिलेक्शन टेस्ट को पास किया 60% नंबर के साथ में, 60% मार्क्स के साथ में। शी कैन पे द डिपॉजिट ऑफ 50,000, वो 50,000 रुपए जमा करने में उसे कोई आपत्ति नहीं है, वो कर सकती है। हर डेट ऑफ बर्थ इज 15th ऑफ सितंबर 1980, और उसका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 15 सितंबर 1982। इस तरीके से ये आपको सारी चीजें बताई गई हैं और यहां पर आपको 5 ऑप्शन इसके अंदर दिए गए हैं। पहला है इफ द कैंडिडेट इज टू बी सिलेक्टेड, और दूसरा है द केस इज रेफर्ड टू द जनरल मैनेजर, तीसरा है द केस इज रेफर्ड टू द वीपी, चौथा है डेटा प्रोवाइडेड इज नॉट एडिक्वेट टू टेक द डिसीजन, और ई ऑप्शन दिया गया था इफ कैंडिडेट इज टू बी सेलेक्ट। आपके सामने सारी कंडीशंस हैं, आपके सामने व्यक्ति की प्रोफाइल है। देखिए एक बार के इस प्रोफाइल के साथ में क्या कर, समझिए। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आप सभी के सामने आ, इसमें ई ऑप्शन बिल्कुल सही है। ई का मतलब हो गया इफ द कैंडिडेट इज नॉट टू बी सेलेक्टेड, कैंडिडेट को हम सेलेक्ट नहीं कर सकते। इसमें जो कॉन्सेप्ट लगाया गया वो 23.2 अप्रोच लगा करके इस क्वेश्चन को किया गया है। इसमें ये बनी है आपकी प्रोफाइल। अब समझिए जरा किस तरीके से अंजलि में आखिरकार परेशानियां क्या। सबसे पहले बोला गया, देखिए एक बात समझ, अगर किसी के पास ए में परेशानी है और डी में परेशानी है तो उसमें कुछ किया जा सकता है। ए और डी में है क्या कि अगर किसी के पास ग्रेजुएशन में 60% नंबर नहीं है तो उसमें कुछ कर सकते हैं, या फिर अगर उसके पैसे उसके पास कम है तो उसमें कुछ किया जा सकता है। लेकिन बी और सी जो हैं ये तो होनी चाहिए। ये एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि बी और सी कंडीशन है, ये तो फुलफिल करनी ही चाहिए। अगर बी और सी में कोई सी चीज अगर फुलफिल नहीं हो पा रही है, इसका मतलब सीधे आंख बंद करके आप प्रोफाइल को रिजेक्शन में डाल सकते हैं या नॉट टू बी सिलेक्टेड में डाल सकते हैं। तो अगर ए और डी पर जाकर के कोई प्रोफाइल फंस रही है तब तो उसका कोई तरीका है कि नीचे का कोई क्लॉज लगा करके उस प्रोफाइल को हम लोग आगे बढ़ा सकें। लेकिन अगर बी और सी में जाकर के ही अगर फंस गई कोई प्रोफाइल, तब उस प्रोफाइल को हम लोग आगे कैसे भी बढ़ा नहीं सकते। तो समझते हैं क्या बोला गया। अंजलि इज एन आईटी इंजीनियर पास्ड आउट इन 2003 पास आउट है विद 52%। अब सबसे पहली परेशानी तो यहां पर यही आ गई कि इसके पास 52% मार्क्स है और होने चाहिए थे इसके पास 60%। पहली परेशानी तो ये आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ा इसके अंदर तब हमने देखा आफ्टर गेटिंग द इंजीनियरिंग डिग्री शी हैज डन एमबीए विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस। इंजीनियरिंग डिग्री कंप्लीट करने के बाद उसने एमबीए किया है फाइनेंस के अंदर। तो इससे इस पर्टिकुलर प्रोफाइल की रिक्वायरमेंट भी नहीं और ऐसी कोई चीज हमें जरूरत भी नहीं पता चली थी या बताई नहीं गई थी कि अगर ये ना हो तो स्पेशलाइजेशन इसमें हो तो चल जाए। तो ये तो एक तरीके से इसके पास एक कह सकते हैं एक्स्ट्रा एजुकेशन है जिसका इस पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड कोई यूज नहीं। देन आफ्टर शी हैज क्लियर द सिलेक्शन टेस्ट विद 60% मार्क्स, 60% उसके पास मार्क्स आए हैं। तो
ठीक है, 55% चाहिए थे तो उसके पास 60% आए हैं, ये अच्छी बात है। और शी कैन पे द डिपॉजिट ऑफ 50,000, वो 50,000 रुपए जमा कर सकती है, तो डीबी वो फुलफिल कर रही है। इसी के साथ साथ हर डेट ऑफ बर्थ इज 15 सितंबर 1980, 15 सितंबर 1982 का इसका जन्म है। अब सबसे पहले तो जरा इसकी एज काउंट करते हैं, तो एज काउंट करने के लिए 2000 को बेस मान लीजिए, तो 2000 को बेस मानते हैं तो 18 ईयर्स तो उधर हो गए और 2006 इधर दी हुई थी तो 6 साल इधर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के बीच में टोटल 18 और 6 कितना हो गया, 24। तो 24 ईयर्स की ये लगभग बैठ रही है, तो इसका मतलब इसमें ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो एज का भी क्राइटेरिया एक तरीके से फुलफिल कर जाएगा, अगर हम लोग एग्जैक्ट नहीं नापते हैं तो लगभग में उसके एज पहुंच रही है। फिर भी इसकी प्रोफाइल को सेलेक्ट क्यों नहीं किया जा रहा है, नॉट टू बी सेलेक्टेड में क्यों डाला? अब इसके पीछे हमें रीजन पता करना। तो रीजन इसके पीछे एक ये निकल के आ रहा है इसके परसेंटेज का, कि इसके पास 52% नंबर है और मांगे गए थे 60% नंबर। लेकिन ए के लिए एक कंडीशन थी, वो ए के लिए कंडीशन क्या थी, वो ये थी कि above but has appeared to the last semester examination and has obtained an aggregate of minimum 65 marks in first 7 semesters. अब इसका क्या है, ये तो पास आउट है, तो पास्ड आउट का मतलब हो गया कि 7 सेमेस्टर्स वाली वो तो बात ही खत्म हो गई। ये तो 7 सेमेस्टर उसके लिए था जिसका ग्रेजुएशन अभी चल रहा है करंट में और वो लास्ट सेमेस्टर में है, उसके लिए ये कंडीशन बताई गई थी। लेकिन जो पास आउट है पहले से, उसके लिए तो कम से कम 60% हमें चाहिए ही चाहिए। तो इसीलिए 52% नंबर के साथ में हम इसको सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो इसीलिए अंजलि की जो प्रोफाइल होगी वो सेलेक्ट नहीं होगी। तो ई ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है ई ऑप्शन, एकदम सही, परफेक्ट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट प्रोफाइल, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोला गया था, राजीव की प्रोफाइल आई है आपके सामने, आइए राजीव की प्रोफाइल को पढ़ते हैं। राजीव अंधारे हैज अपीयर्ड फॉर द लास्ट सेमेस्टर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री एग्जामिनेशन and he is hoping to score at least 70% मार्क्स। राजीव अंधारे जो है वो लास्ट सेमेस्टर के अभी एग्जाम्स देने जा रहा है इंजीनियरिंग डिग्री के, और ऐसा होप कर रहा है कि वो 70% मार्क्स के अंदर अचीव करे। फिर बोला गया हिज एग्रीगेट स्कोर अप टू 7th सेमेस्टर इज 72। अब तक उसका एग्रीगेट जो रहा है 7th सेमेस्टर का वो 72 रहा है। नेक्स्ट, he has just completed 21 years of age, उसने अभी अभी 21 साल अपनी उम्र कंप्लीट करी है। he has scored 63% marks in selection test, उसने 63% मार्क्स अभी सिलेक्शन टेस्ट में लाए हैं। एंड इज रेडी टू पे एन अमाउंट ऑफ 50,000 एज डिपॉजिट, और वो डिपॉजिट के तौर पे 50,000 रुपए देने को भी बिल्कुल तैयार। ये कंडीशंस आपको राजीव के बारे में पता है। अब इसमें ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, ऑप्शंस वही हैं, सेम एज इट इज हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं करे गए हैं। ऑप्शन शुड बी द सेम। अब आप ये देखिए कि इस प्रोफाइल के साथ में क्या करना है। ये 5 बकेट्स आपको दी गई हैं, इन 5 बकेट्स में आप इसको कहां डालेंगे, इस चीज को आपको डिसीजन लेना। इसीलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया है डिसीजन मेकिंग, के निर्णय लेना, निर्णय लीजिए लीजिए। तो ये थी इसकी प्रोफाइल आप सभी के सामने। इफ द केस इज रेफर टू द वीपी, के लिए ये था कि इस केस को वीपी के लिए ट्रांसफर किया जाए। इसमें जो कॉन्सेप्ट लगाया गया वो 23.2 अप्रोच लगा करके इस क्वेश्चन को किया गया है।
और इसका सही आंसर बना है ये पर्सन कौन है? ये पर्सन है राजीव। अब राजीव के लिए बोला ये गया था, राजीव हैज अपीयर्ड फॉर द लास्ट सेमेस्टर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री एग्जामिनेशन एंड होपिंग टू स्कोर एटलीस्ट 70% मार्क्स, और ऐसी होप कर रहा है कि कम से कम उसके 70% मार्क्स आने चाहिए। His aggregate score up to 7th semester is 72. अब तक उसके 72% आ चुके। तो ये वाली बात तो यहां पर फुलफिल कर जाती है। क्यों फुलफिल कर जाती है? कि अगर किसी के इतने नंबर नहीं आ रहे हैं, ए अगर नहीं है, लेकिन ए के साथ साथ अगर उसके पास में मिनिमम अगर 7 सेमेस्टर के अंदर अगर 65% नंबर है, तो फिर वो प्रोफाइल को हम लोग आगे कंसीडर कर सकते हैं। तो इसलिए ये पहली वाली लाइन जो इसकी क्वालिफिकेशन वाली है, वो तो इसे फुलफिल करती है। नेक्स्ट बोला गया, ही हैज जस्ट कंप्लीटेड 21 ईयर्स ऑफ एज। तो एज का क्राइटेरिया भी हो गया कि उसकी 21 ईयर्स एज भी कंप्लीट हो। 21 मिनिमम थी और 25 के अंदर मैक्सिमम। फिर बोला गया आगे, ही हैज स्कोर्ड 63% मार्क्स इन सिलेक्शन टेस्ट, और उसके 63% मार्क्स आए सिलेक्शन टेस्ट के अंदर, जो जिसकी रिक्वायरमेंट थी सिर्फ 55% की, तो ये भी इसका क्वालिफाई है। एंड इज रेडी टू पे एन अमाउंट ऑफ 50,000 एज ए डिपॉजिट, और 50,000 रुपए भी ये देने को तैयार है। तो ये वाली डी भी प्रोफाइल इसके लिए सही। तो ये सारी कंडीशंस यहां पर फुलफिल करता है। इसका मतलब ये हुआ कि हिज हर केस में बी रेफर टू द वीपी ऑफ द कंपनी। तो इसके केस को वीपी के लिए ट्रांसफर किया जाएगा, और वीपी के लिए इसलिए भेजा जा रहा है क्योंकि इसका ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट नहीं है, लेकिन लास्ट 7 सेमेस्टर्स के अंदर इसके नंबर जो हैं वो 65% से अबव हैं, इसीलिए इसको, या कह सकते हैं 72% है, इसीलिए इसका केस को वीपी के लिए ट्रांसफर किया जाए। इस तरीके से इस क्वेश्चन को किया। ये नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? निचकित इज एन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट विद 75% marks at degree level. His date of birth is 16th of April 1982. He has obtained 66 marks in the selection test and is ready to pay 50% of the required amount of the deposit at the time of selection and the remaining amount subsequently. क्या बोला गया वो समझिए। निचगेट जो है वो एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है जिसके 75% मार्क्स आए हैं डिग्री लेवल पर। इसका डेट ऑफ बर्थ जो है वो है 16 अप्रैल 1982। इसने 66 मार्क्स ऑब्टेन करे हैं सिलेक्शन टेस्ट के अंदर, और रेडी टू पे 50% ऑफ द रिक्वायरमेंट अमाउंट, जो अमाउंट बोली गई है उससे 50% अमाउंट ये पे करने के लिए बिल्कुल तैयार है एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन, एंड द रिमेनिंग अमाउंट सब्सिक्वेंटली, और जो रिमेनिंग अमाउंट है वो सब्सिक्वेंटली वो पे करता रहे। अब इसमें ये देखना है कि इस प्रोफाइल के साथ में क्या किया। अब आपको ये डिसाइड करना है, यू हैव टू डिसाइडेड दिस दैट व्हाट कैन वी डू विद दिस प्रोफाइल। ईदर इट इज टू बी सेलेक्टेड, ईदर इज नॉट टू बी सेलेक्टेड, द केस इज रेफर्ड टू द जनरल मैनेजर, द केस इज रेफर्ड टू द वीपी of the company, and the last option is the data provided by the question is not more sufficient to take a decision. तो देखिए एक बार क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। लेट्स टुक इट। देखिए एक बार क्या होना चाहिए इसके लिए। सबसे पहले ये क्वेश्चन आया आप सभी के सामने, इसमें बी ऑप्शन जो है वो इसके लिए बिल्कुल सही है। इफ द केस इज रेफर्ड टू द जनरल मैनेजर, ये जो केस जो है ये जनरल मैनेजर के लिए रेफर किया जाए। इसमें जो कॉन्सेप्ट लगाया गया 23.2 अप्रोच लगाते हुए इस क्वेश्चन किया गया है, और ये है इसके लिए सही जवाब।
निचकेट इसका नाम था, ये रहा इसका नाम। सबसे पहले निचकेट इज एन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट 75% मार्क्स एट डिग्री लेवल। तो पहली वाली बात तो इसके लिए बिल्कुल फुलफिल करती है। दूसरा बोला गया था कि हिज डेट ऑफ बर्थ इज 16th ऑफ अप्रैल 1982। 1982 का इसका जन्म है। तो इसकी एज जोड़ लीजिए 2006 के हिसाब से। तो 18 साल उधर हो गए, 6 साल इधर हो गए। 18 और 6 24। तो ठीक है, वेल एंड गुड है। तो इसकी एज भी क्राइटेरिया फुलफिल करता है। ही हैज ऑब्टेन्ड 66 मार्क्स इन द सिलेक्शन टेस्ट। सिलेक्शन टेस्ट के अंदर इसके 55% मार्क्स होने चाहिए, जो कि 66 मार्क्स हैं। तो ये भी बहुत बढ़िया है, अच्छी बात है। इसके बाद बोला गया था लास्ट में, एंड इज रेडी टू पे 50% ऑफ द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ डिपॉजिट एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन। सिलेक्शन के टाइम पर ये 50% अमाउंट दे देगा, एंड द रिमेनिंग अमाउंट सब्सिक्वेंटली, और रिमेनिंग अमाउंट सब्सिक्वेंटली भी ये दे देगा। ये मना नहीं कर रहा है, ये फुल अमाउंट देने को तैयार है। अब देखिए, फुल अमाउंट एक बार में दे या ये इस तरीके से दे रहा है, डजंट मैटर, लेकिन देने को वो तैयार है। ठीक है, तो जब ये देने को इस तरीके से जब ये तैयार है, तो अब आप इसके अंदर आप ये देखेंगे कि 50% अमाउंट दे रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अबव कि डी में कुछ ना कुछ परेशानी आ रही है। 50,000 इकट्ठे नहीं दे रहा है, 25,000 दे रहा है, फिर धीरे धीरे करके दे रहा है। तो हम लोग इसके जरा डी वाले क्राइटेरिया को पढ़ते हैं। डी के लिए जो कंडीशन बताई गई है, बट अबव विलिंग टू पे अमाउंट एटलीस्ट 25,000, 25,000 तो देने को तैयार है, 50% इतना ही होता है। एंड ऑब्टेन्ड एटलीस्ट 70% मार्क्स इन इंजीनियरिंग डिग्री। अब इंजीनियरिंग डिग्री में इसके क्या होने चाहिए, कितने होने चाहिए, 70% मार्क्स होने चाहिए। तो ठीक है, 75% है। द केस में बी रेफर टू द जनरल मैनेजर ऑफ द कंपनी। इसीलिए इस केस को हमने कहां कंसीडर कर दिया है, कहां भेज दिया है, जनरल मैनेजर टू द कंपनी को सेंड कर दिया। तो 25,000 वो रुपए तो देने को तैयार है, लेकिन पहले 25 दे रहा है, फिर थोड़े थोड़े करके बाद में देगा। तो इसीलिए इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए हम लोग सेकंड वाले ऑप्शन पर गए, और वहां जाकर के हमने देखा कि इस कंडीशन के हिसाब से इस बंदे को सेलेक्ट किया जा। तो इसीलिए इस कैंडिडेट को हमने सेलेक्ट किया। ये या इसके केस को जनरल मैनेजर को रेफर कर दिया। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट निकिता। द नेक्स्ट प्रोफाइल इज अबाउट निकिता। तो निकिता हैज पासेस आउट केमिकल इंजीनियरिंग डिग्री इन जून 2005 with 74%। निकिता ने केमिकल इंजीनियरिंग डिग्री पास करी है और जून 2005 में पास कर ली है 74% मार्क्स के साथ में। शी अपीयर्ड फॉर सिलेक्शन टेस्ट, और सिलेक्शन टेस्ट के लिए अपीयर्ड हुई, विच शी क्लियर्ड विद 72% मार्क्स। 72% मार्क्स इसके अंदर भी आए हैं। फिर हर डेट ऑफ बर्थ इज 26 ऑफ अगस्त 1983। इसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 26 अगस्त 1983 है, 1983 है। फिर बोला गया शी इज नॉट इन अ पोजीशन टू पे 50,000, लेकिन वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो 50,000 रुपए दे सके, बट विल अरेंज टू पे 30,000 एज ए डिपॉजिट। लेकिन वो 30,000 रुपए का इंतजाम कर सकती है डिपॉजिट करने के लिए। 50,000 नहीं दे पाएगी, लेकिन 30,000 रुपए तक दे सकती। अब आपको ये डिसाइड करना है कि इस प्रोफाइल के साथ में क्या करना। 5 बकेट्स आपके सामने दी है, प्रोफाइल आपके पेपर्स के तौर पे आपके सामने है। डिसाइड करिए कि किस पर्टिकुलर बकेट के अंदर इसकी प्रोफाइल को जाना। देखिए एक बार, फिर इसके आंसर के ऊपर बात। तो ये क्वेश्चन था आप सभी के सामने, निकिता की प्रोफाइल थी। बी, इफ द केस इज रेफर टू द जनरल मैनेजर, द केस जो है वो जनरल मैनेजर को रेफर किया जाए। इसमें जो कॉन्सेप्ट लगाया गया वो 23.2 अप्रोच लगा करके इस क्वेश्चन को किया गया है, और ये रही इसके बारे में बात। इसका नाम क्या है, निकिता। ये रही
Nikita has passes out chemical engineering degree in June 2005 with 74% marks. तो मार्क्स का क्राइटेरिया इसका फुलफिल करता है. She appeared for the selection test which she cleared with 72% marks. इसने 72% मार्क्स इसमें भी इसको मिल गए हैं. वेरी गुड. Her date of birth is 26th of August 1983. 26 अगस्त 1983 का इसका जन्म है. मतलब 17 साल उधर हो गए, 6 साल इधर हो गए. 17 6 23. एज इसकी बिल्कुल ठीक है. 21 से 25 के बीच में होनी चाहिए. बिल्कुल है. लास्ट में बोला गया शी इज नॉट इन पोजीशन टू पे 50,000 बट विल अरेंज टू पे 30,000 एज ए डिपॉजिट. ये 50,000 रुपए जमा नहीं कर सकती, लेकिन 30,000 रुपए जमा कर सकती. तो डी जो कंडीशन थी वो ये फुलफिल नहीं कर पा रही है, 50,000 रुपए नहीं दे पा रही है. तो अब इसके लिए एक कोई तरीका निकाला जाएगा. तरीका है ये, क्या? अगर डी कंडीशन कोई फुलफिल नहीं करता है अबव, बट इन विलिंग टू पे एन अमाउंट एटलीस्ट 25,000, कम से कम 25,000 रुपए जमा कर सके, तो 30 से तो कम ही है 25,000. एंड हैज ऑब्टेन्ड एटलीस्ट 70% मार्क्स इन इंजीनियरिंग डिग्री. लेकिन इंजीनियरिंग डिग्री में उसके कम से कम 70% मार्क्स होने चाहिए. तो बिल्कुल सही है, उसके तो 74% मार्क्स है. द केस में बी रेफर टू द जनरल मैनेजर ऑफ द कंपनी. इसीलिए इस केस को, इस निकिता के केस को हम लोग जनरल मैनेजर ऑफ द कंपनी को ट्रांसफर कर दें. तो बी इसके लिए बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है. केस इज रेफर टू द जनरल मैनेजर ऑफ द कंपनी. ये चीज. मुलाकात होती है हमारी आपसे आगे के सेशंस में. तब तक के लिए थैंक यू.